पहली दफ़ा हम मिले थे कनॉट प्लेस में, एक जगह है इंडियन कॉफ़ी हाउस। पार्टनर हुई, अगर उसको लिटरेचर समझ नहीं आता होगा या समझ नहीं आया तो फिर कैसे मेरी आगे की लाइफ कैसे चल पाएगी। इन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं आ रहा हूँ और एक मेजर वजह जो है मेरे आने की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास वक्त भी है। तो एक ये कि यार कोई जम्मू से किसी दूसरे शहर से सिर्फ मिले। खत लिखे भी नहीं थे कभी, और वो खत मैंने लिखा भी इस आस में नहीं था कि इसका कोई जवाब आएगा। मैं बस उस पल को कैद करना चाहता था। यू आर होपलेस रोमांटिक, सीधा सीधा बोले तो। हाँ, मतलब उस वक्त तो मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस खत का भी कोई जवाब आएगा। अगर सरकार बिल्कुल आपके सीने पे हथौड़ा मार रही है तो भी आप अपना सीना अंदर की तरफ करते जाएंगे। ठीक है, आप मारते जाइए, आप मारते जाइए, हम चू नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक चोट मार रहे हैं और कम से कम हमें पैसे तो दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, और मैं तो कर सकता हूँ, मुझे और लोगों का नहीं पता। That is the point. I was not expecting romantic letters, Okay. because in my mind and in my perspective there was no romance involved. Okay. मेरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं ऐसा। अगर था भी तो मैंने पहचाना नहीं था। हाँ, लेट्स पुट इट दैट वे कि मैंने नहीं पहचाना। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस रिलेशन में आने से पहले आप कुछ थे, आप भी कुछ थे, हम भी कुछ थे, और उस रिलेशन के साथ साथ भी आप कुछ और भी हैं, और अगर वो रिलेशन ना भी रहे तो भी आप कुछ होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी इनकी ज़िंदगी का मरकज़ हूँ या फिर इनकी ज़िंदगी मेरे गिर्द घूमती है, ऐसा नहीं है। इनके हाथ में आदम गोंडवी की किताब है और ये एक शेर पढ़ रही हैं और एक हाथ में सिगरेट है, तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं बार बार रिवाइंड करके देख सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त जो मेरी सीरत थी और अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरी एक थोड़ी सी सीरत है कि वो जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली। तो मैंने इनको बोला था कि आप जानते हैं ना कि मुझे आपसे इश्क नहीं है। अच्छा, प्लेन सिंपल। तो जिसका इन्होंने जवाब दिया कि अगर आप इतनी आसानी से कह सकती हैं कि आपको मुझसे इश्क नहीं है, तो मैं भी इतनी आसानी से कह सकता हूँ कि मुझे आपसे इश्क है। इन्होंने पढ़ लिया, अब इनकी मर्जी है कि उसका जवाब दें या ना दें, और मैं भी इस आस में नहीं कि अब ये रिप्लाई आएगा, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम कि ठीक है आपने भेज दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, आपने बोल दिया कि आपको इश्क है, ठीक है मैंने सुन लिया। पंडित जी लड़की से ये वचन लेते हैं कि आप कहीं भी जाएंगी तो आप अनुमति लेंगे पहले, आप पहले पूछ कर, क्योंकि हमारे उसमें जो फेरे और ये सब कुछ 6-7 तरीके की शादियां विवाह होते हैं, मनुस्मृति में भी लिखे गए हैं 6-7 तरीके के होते हैं। तो ये सारे विवाह होते हैं। तो इन सब विवाह में ये होता है कि लड़की को सौंपा जाता है लड़के को, तो लड़की एक संपत्ति के तौर पर सौंपी जाती है, और जो सौंप रहे हैं तब तक उनकी संपत्ति है, फिर जिनको सौंपा जा रहा है फिर उनकी संपत्ति है। तो जब आप संपत्ति हैं किसी के, तो आपको हर चीज़ के लिए अनुमति चाहिए। Hello guys, welcome back to another episode of Chill Mizaz, and today we have a very beautiful pair with us. अगर हिंदी की भाषा में कहूँ तो हमारे साथ एक सुंदर प्रेमी युगल मनीष और सिल्फ। आपको सिल्फ ही कहा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं जब से आया हूँ, मतलब मैंने सिल्फ ही सुना है, तो आपका जो रियल नाम है आई गेस थोड़ा डिफरेंट है। रियल नाम वो होता है जो हम बताते हैं मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है, और मतलब मेरे हिसाब से जो ये सवाल है कि आपका रियल नाम क्या है, बड़ा ही कोफ्त वाला, मेरे लिए कोफ्त वाला सवाल है, क्योंकि जो मैंने नाम सामने से आपको बताया, मुझे लगता है कि वो मान लें अगर, तो इट्स अ गुड थिंग। उसमें वो ज़्यादा जो खरोचते हैं ना बैठ के, वो वक्त थोड़ा सा वक्त को वक्त दिया जाए तो थोड़ा अपने आप परतें खुलती हैं प्याज की तरह। मनीष ने तो पता नहीं आपको किन किन नामों से बुलाया है, और आपने भी इसीलिए, क्योंकि अगर मैं क्योंकि नाम दरअसल मुझे ऐसा था कि शुरू में पता ही नहीं था, और मैंने कोई ऐसी जहमत भी नहीं उठाई कि मैं मतलब नाम पता करूं, क्योंकि हमारे पास
मतलब ऐसे जनरली लोग जब मिलते हैं तो बात करते हैं कि शुरू उसी से करते हैं। आप किसी से भी मिलोगे तो आप ऐसे शुरू करोगे कि आपका नाम क्या है। आप किसी से हाथ मिलाओगे तो आपको अपना नाम बताते हैं जनरली। लेकिन हमारे साथ ऐसा था कि हम लोगों ने लिटरेचर पे बात शुरू की थी, मतलब सोशल मीडिया पे, और फिर हमारे पास इतना कुछ था बात करने को कि हमें नाम पूछना एक बड़ा फिजूल सा सवाल लगा उसमें। तो मैंने तो बहुत लंबे वक्त तक मुझे इनका नाम नहीं पता था, बहुत ही लंबे वक्त। कितना लंबा वक्त था वो? बहुत लंबा, कितना लंबा? मुझे लगता है कि वो शायद 1 साल के करीब तो चला होगा। अच्छा। कि हम मिल रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, लेकिन मुझे इनका जो असल नाम है वो नहीं मालूम है, बस सिर्फ ही मालूम है असल नाम माने कि जो माँ बाप ने जो दिया। माँ बाप ने दिया। ठीक है। और मैंने जहमत नहीं उठाई, फिर वो नाम ऐसे मालूम चला कि हम चंपा गली है यहाँ पे दिल्ली में, तो वहाँ पे एक कैफ़े में बैठे थे और वहाँ पे एक ऑर्डर लेने आए भैया। तो उन्होंने लाइक पूछा कि आप नाम बता दीजिए, क्योंकि ऑर्डर जब आएगा तो हम नाम, वो पीछे से नाम कॉल करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तब इन्होंने अपना वो नाम बताया, वो ऐसे सुन लिया मैंने बस, और फिर मुझे पता चल गया। मतलब उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया कभी, पर वो रह गया दिमाग में कि अच्छा असल नाम मतलब माँ बाप का नाम दिया हुआ ना। तो आप दोनों सोशल मीडिया पर मिले? हाँ यार, हम वहीं मिले थे सबसे पहले। ऐसा है कि मैं हो सकता है कुछ कहानी बताऊँ, ये कुछ बताए, मिलने की एक कहानी बताएंगे, पर वो एक फ्लेवर होता है ना कि यार मैं कैसे उसको परसीव कर रहा हूँ, ये कैसे करनी है। तो ऐसा था कि मैं 2000 कोविड के टाइम पे, तो मैं लिटरेचर पढ़ रहा था पहले से, लेकिन मैं लिखता नहीं था कुछ। तो मैंने कोविड में एक ऐसे राइटिंग अकाउंट बनाया कि यार कुछ है नहीं करने को, एक्चुअल में कुछ नहीं था, कोर्स ख़त्म हो चुका था, पढ़ाई हो रही थी थोड़ी बहुत जो हो रही थी। तो मैंने कहा एक अकाउंट बनाते हैं, उस पर कुछ मन किया तो लिखेंगे। तो फिर वो मैंने ऐसे थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया और फिर वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। मतलब दरअसल लोग भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, लोगों ने पढ़ना शुरू किया और फिर वो ऐसे नंबर बढ़ता गया। तो फिर मुझे भी अच्छा लगने लग गया कि यार ये लोग मुझे एक्चुअल में कुछ तो लिख रहा हूँ। और उस टाइम पे मुझे मतलब मैं एकदम ऐसे था, मैं क्योंकि पढ़ रहा था और मुझे ना बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे कि यार लोग अच्छे लोगों को क्यों नहीं पढ़ रहे। अच्छा, आप अपने आप को अच्छे लोगों में काउंट करते हैं? इनको तो पढ़ रहे थे ना ऑलरेडी। को काउंट नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बिना बात के वायरल है, यानी कि उनको उतनी समझ है नहीं लिटरेचर की और बाकी चीज़ों की, बस वो एक तुकबंदी सी कर देते हैं, तो वो और फिर वो उसी को नज़्म कह देते हैं, उसी को शेर कह देते हैं, गज़ल कह देते हैं, जब कोई ख्याल होता है। तो उनके पास उतनी बारीकियां नहीं है और वो लोग बहुत ही रैंडम सी बात जो मैं और आप ऐसे बात करते हुए भी बोल देंगे, वो क्या करते हैं, हम दोनों की बातचीत जो हो रही है इसमें कही गई बात को नीचे अपना नाम लिख देंगे। अच्छा। अब जैसे मैं ये बोल दूं कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, तो वे लिख देंगे कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो ये तो एक जनरलाइज चीज़ है ना, आप जनरलाइज चीज़ को तो आप ऐसे अपना नाम लेके नहीं लिख सकते। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा था, तो मैं बहुत सही बताऊँ तो मैं ट्रोल कर देता था कई बार लोगों को। तो मैंने एक तो पोस्ट लिखा था कि इंस्टाग्राम के लेखक, और उसमें मैंने 6-7 कैटेगरी बनाई थी कि इंस्टाग्राम के जो लेखक है वो कैसे कैसे हैं। तो वो बहुत वायरल हो गया वो पोस्ट, मतलब काफ़ी लोगों ने उसे शेयर किया, तो वो पोस्ट इन तक पहुंचा था। तो इन्होंने वो पोस्ट शेयर किया और फिर उस पर कुछ उस पर इन्होंने कुछ रिप्लाई किया, और इधर से मैंने एक बड़ा ही ऐसे तल्ख सा तीखा सा रिप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि यार मेरे को तो भाई नॉलेज है लिटरेचर ही। अच्छा। तो मैंने उस टाइम पे मैं अपने आप को सेलिब्रेटेड मानता था, मैं था नहीं पर मैं मानता था यार मुझे इतने लोग पढ़ रहे हैं यार, ऐसी थोड़ा सा तो गुरूर होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही बड़ा तीखा सा रिप्लाई किया, और फिर मैंने हरी मिर्च वाला रिप्लाई किया और उधर से लाल मिर्च वाला रिप्लाई आ गया। अच्छा। तो फिर वो ऐसे मैंने कहा ओ अच्छा ठीक है।
फिर वहाँ से शुरुआत हुई, फिर वो मतलब स्टॉप लग गया। फिर बीच में अचानक से इन्होंने मुझे कहीं उस किसी स्टोरी में मेंशन किया, फिर मैंने इनको पढ़ा थोड़ा बहुत, तो इनका कुछ लिखा। अच्छा, ये भी लिखा करती थी? हाँ, ये लिखा करती थी ओके। तो इनका कुछ लिखा हुआ ऐसे शेयर किया मैंने स्टोरी में, मेंशन जा रहा है एक दूसरे को। फिर बीच में से कोई सवाल आ जा रहा है, कोई फोटो दिख गई तो अच्छा आप दिल्ली से हैं ऐसे करके, फिर वो बातचीत हमारी वो बीच बीच में शुरू हुई। पर वो बहुत एक लंबा फेज था, लंबा तो नहीं कहूँगा उसको, पर वो था 3-4 महीने का फेज था जिसमें बहुत तीखी बातें होती थी। मतलब एक सवाल इधर से आ रहा है और फिर दूसरा जवाब उधर से उतनी सलीके से उतनी तीखेपन के साथ दिया जाए। तो 1 साल तक ये बातचीत का दौर चला, फिर पहली दफे कहाँ मिले? पहली दफ़ा हम मिले थे कनॉट प्लेस में, एक जगह है इंडियन कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी होम दिल्ली टूरिज्म का कैंटीन है बेसिकली। तो वहाँ मिले थे हम। देखा जाए अगर टेक्निकली मैं बताऊँ तो हम मिले थे राजीव चौक के गेट नंबर 7 पर। अच्छा। मतलब ऐसा था कि मनीष जम्मू में अपना पीएचडी कर रहे हैं, हम यहाँ हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन में एक बीच में एक वक्त आया था कि सब थोड़ा रिलैक्स हो गए थे रेगुलेशंस। तो मनीष ने बताया कि हम आ रहे हैं तो आप अगर मिलना चाहें तो। कहा ठीक है, ज़रूर मिलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आने का ऐसा हुआ कि हम यहाँ मिलेंगे, ये इस गेट नंबर पे मैं आऊँगी, आप वहाँ मिल जाइएगा। कहा ठीक है। मिलने वाले दिन से कुछ आई थिंक 1 घंटे आधे घंटे पहले इनका इंस्टाग्राम, क्योंकि हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे तब तक, सिर्फ इंस्टाग्राम पर। तो फोन नंबर से एक्सचेंज नहीं हुए थे? कुछ भी नहीं, कुछ ठीक भी है। नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे। तो तब इन्होंने मुझे मैसेज किया आधा घंटा 1 घंटा पहले कि फ़ोन किस नंबर पे करना है। तो मुझे यार अब यही एक तरीका होता है ऐसे, है ना कि फ़ोन तरीके से नंबर मांगने का। तो मैंने कहा यार आजकल तो लाइंस चलती है कि नंबर्स भेज देते हैं, अरेंज दिस इन ऑर्डर सो दैट आपका फोन नंबर लग जाए, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने कहा कि नंबर फ़ोन क्यों करना है। हाँ। तो इन्होंने कहा कि पहुंचने के लिए, मतलब जानने के। तो मैंने इनको जवाब दिया कि जगह मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है और मैं आपको पहचान लूँगी आराम से। आपके बिखरे बालों से पहचान लूँगी। मतलब मेरे बाल काफी बड़े हुआ करते थे उस वक्त कोविड के, काफी सलीके से सिमटे हुए फिल्टर हैं। वाली जनरेशन के है भी नहीं तो ऐसे 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 ना, तो एक गमला होता है जब आप उसको लाते हैं ना तो वो उसके ऊपर ऐसे कवर लगा के रखते हैं। फिर जब वो घर में लाते हैं वो कवर हटाते हैं तो वो गमला ऐसे खुल जाता है। तो ऐसे खुले हुए बाल होते थे। तो मैंने कहा मैं आपके बिखरे हुए बालों से आपको पहचान जाऊंगी। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पहुंची और ये वहाँ खड़े हैं, मास्क लगा रखा है, पर वही है कि पहचान गए, क्योंकि होता है ना किसी किसी का हुलिया ऐसा होता है, पहचान जाओगे। मैंने कभी मिली तो थी नहीं, सिर्फ तस्वीरें देखी थी। तो हम गेट नंबर 7 पे मिले थे तब पहली दफ़ा। वहाँ से फिर मैं इनको कॉफ़ी होम लेकर गई, क्योंकि ये शायद गए होंगे या पता नहीं। कॉफ़ी होम पहली बार इनके साथ ही गया था। मतलब मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया था सीपी वाला। ऐसा था कि मेरे तो मतलब क्योंकि मैं बहुत पहले से दिल्ली में ही रहते आ रही हूँ, मतलब दादाजी, बाबा, परदादा वगैरह दिल्ली में होते थे। तो वो लोग, मेरे दादाजी कॉफ़ी होम जाते थे, तो वो जाते थे, फिर मेरे ताऊ जी जाते, फिर मेरे पापा जाते थे, फिर मेरी बड़ी बहन जाती थी, फिर मैं जाती थी। मैंने कहा इनको भी वहीं लेकर जाते। इफ आई कैन आस्क यू, कॉफी के लिए पे किसने किया? इफ यू रिमेम्बर। कॉफ़ी हमने पी ही नहीं थी। हमने कॉफ़ी नहीं पी थी। कोल्ड ली थी, कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास आता है वहाँ पे 40 का। फैंटा, मतलब हमारा एक, हमने पहली दफ़ा वहाँ पे ऑर्डर किया तो फैंटा और एक हाफ प्लेट चाउमीन। और ये ऑर्डर एग्जैक्ट, यही ऑर्डर कई बार जब हम वहाँ मिले वहीं मिलते थे और कहीं नहीं मिलते थे, क्योंकि एक होता था कि कहाँ मिलना, पूछा ही नहीं उसके बाद कि पता है वहीं मिलना है। और इन्होंने किया था वो पे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं ना अपना गॉगल रख रहा था, तो इन्होंने कहा अरे नहीं मैं करती हूँ। मैंने कहा हाँ आप ही कर रहे हो, मैं तो गॉगल रख रहा हूँ। तो और आप उस टाइम से जॉब किया करती, राइट? इन कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके। उसके बाद नहीं, फिर मतलब मैंने थोड़े बहुत लेटर्स पढ़े हैं आपकी किताब के, तो उसमें फिर सिगरेट कहाँ से फ्रेम में आया? लाइक उस टाइम शायद आप फिर उसके बाद कहीं और भी गए होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। नहीं, हम मतलब उसके बाहर ही, आप कॉफ़ी होम से बाहर निकलेंगे तो कॉफ़ी होम के सामने सड़क पार हनुमान मंदिर है,
और कॉफी होम के इस तरफ भी एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, उसी लाइन में मतलब आप बाहर निकलेंगे इस तरफ छोटा सा, बहुत छोटा सा हनुमान मंदिर है। उनके बाहर 2 चाय वाले बैठते हैं, एक इधर एक इधर। तो इधर जो बैठते हैं वो चाय के साथ ब्रेड पकौड़े बेचते हैं, इधर जो बैठते हैं वो चाय के साथ सिगरेट बेचते हैं। अच्छा। पूछा किसने दोनों में से? मैंने पूछा था। अच्छा, मुझे लगता है ठीक है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा सभ्य आचार और विचार अपना दिखाना चाहते हैं कई दफा ना, तो मुझे लगता है कि ये जो गुत्थी है लड़कियां खोल देती हैं। इतना मनीष, फिर क्या थॉट है आपके दिमाग में जब इन्होंने पूछा कि चलो सिगरेट पीने चलते हैं? ये तो पता ही था मुझे कि ये सिगरेट पीती हैं, और मतलब मैं तो पीता ही था और इनका भी मुझे पता ही था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब दिल्ली में तो मतलब ये कैसे पता था? ये तो मैं भी नहीं जानती। इन्होंने फोटोज डाली थी कोई, और या फिर अच्छा, इनकी एक बहुत पुरानी फोटो है। मतलब मैंने पूरा ऐसे इंस्टा स्क्रॉल किया था नीचे तक, तो उसमें एक इनकी बहुत सुंदर फोटो है सिगरेट के साथ। तो उससे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो फोटो है ये ऐसे नौसिखिया नहीं खिंचवा सकता, ये वही खिंचवा सकता है जो एक्चुअल में सिगरेट पीता है। तो इतना तो मुझे पता ही था, और ये मतलब नॉर्मल ही था, क्योंकि मैं जिस मतलब कल्चर से मतलब हम ग्रेजुएशन सब DU से हुआ है, तो वहाँ पे सब पीते ही हैं, तो मतलब ये नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहीं ना कहीं एक लेटर में पढ़ा भी है कि मतलब वेरी ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया है कि मैं तो चाहता था कि वो सिगरेट का वो क्या बोलते हैं टुकड़ा भी मैं अपने साथ अपनी जेब में डाल लूँ। तो हम साहिर हो जाते हैं या अमृता बन जाते हैं। नहीं, सिगरेट का टुकड़ा नहीं ऐसा। पर मैं स्वेटर ले आया। वो स्वेटर है। ओके। सिगरेट का टुकड़ा नहीं है, हाँ। कि वो दरअसल ऐसा था कि वो जनवरी की ठंड थी, और उस दिन वाकई बहुत ठंड थी, और ऐसा था कि उस दिन बहुत सारी चीज़ें टूटी थी और बहुत सारी चीज़ें बनी थी। हम दोनों मिले थे, तो हम मिले इस मकसद से थे कि मैं बहुत लो फील कर रहा था, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। तो उस दिन ऐसा था कि मैं बहुत कुछ खुला, तो बहुत कुछ टूटा भी, और जब पूरा खुल गया तो फिर बहुत कुछ बन भी गया। वो जो चीज़ें टूटी हुई थी उसी से कुछ चीज़ें, जब एक चीज़ टूटती है तो आप बहुत सारी चीज़ बहुत ऐसे टुकड़े हो जाते हैं ना, तो फिर उस टुकड़े से आप फिर से कुछ नया बना सकते हो। तो एक चीज़ टूटी और फिर एक चीज़ नई बन गई। तो वो माहौल में वैसे ही बहुत बहुत सर्द था वो, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी मुझे भी लगने लगी। तो फिर इनके पास एक स्वेटर था, और मैं बस ये चाहता था कि आप मिल लें मुझसे। तो मैं कोई ऐसे कि प्लानिंग करके नहीं आया था कि आज शाम हो जाएगी जैकेट ले चलते हैं ये। तो मैं नॉर्मल एक स्वेटर पहना था, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो इनके पास एक स्वेटर था, तो वो स्वेटर मैंने कहा था कि वो स्वेटर नहीं, हम थोड़ा सा इसमें रेक्टिफाई करते। ऐसा हुआ था Conflict of interest। ये मतलब ये पहली मुलाकात तो थी नहीं, उसके बाद तो हम कई दफा मिले थे। मतलब हम पहली दफा मैं हैरान हूँ, मुझे तारीखें कैसे याद आ रही है। 1 अप्रैल को मिले थे 2020 21 साल नहीं याद आ रहा, 1 अप्रैल। ठीक है। तो सबसे पहली बार, हाँ 1 अप्रैल 19 में पहली दफा हमने बात की थी। कोई नहीं, 19-20 चलता है, तो प्लीज कंटिन्यू। 19-20 चलता है। प्लीज कंटिन्यू। राइट। नहीं, घर जाके डिसाइड कर लेना। हाँ, तो तब मिले, तब गर्मियाँ थी। फिर उसके बाद जब ये बता रहे हैं तब दिसंबर आ चुका था। तो उस वक्त मैं उधर रहती थी पीतमपुरा की तरफ, और हम मिले थे वहाँ पर एक जगह है NSP, वो पूरा एक मतलब मार्केट प्लेस है DDA का। तो वहाँ पर मिले थे। वो मेरे घर से मतलब ऐसे घर से सड़क पार है, तो मैं वही स्वेटर पहन के आई थी, एक ना बड़ा खुले खुले झबले वाले स्वेटर नहीं होते वो पहनने का। वो पहन ओवरसाइज्ड वो था ही ओवरसाइज्ड। मैं तो वैसे भी थोड़ी मेरे कपड़े आराम से आ जाएंगे मनीष को तो वैसे भी कोई वो परेशानी नहीं थी। तो वो मैंने स्वेटर पहना हुआ था, और मुझे आदत है लेयर पर लेयर पहनने की सर्दियों में। अच्छा। तो मेरे लिए अगर साथ वाले को सर्दी लगे तो मेरे लिए कपड़ा देना बड़ा आसान है। तो मैंने वो कपड़ा उतार के दिया था, मेरे पास था नहीं रखा हुआ। नहीं, हाँ, पर लेकिन वो उस दिन नहीं दिया था वो। ये थोड़ा रिवर्स नहीं हो गया? मतलब हाँ। जैसे बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि लड़की को ठंड लग रही है, लड़का जैकेट खोल के उसको पहना रहा है।
यहाँ पे लड़का ठंड से कांप रहा, लड़की बोली मेरा स्वेटर ले लो। स्वेटर ले लो यार, ऐसे नहीं करो। और मैंने भी देखो सीधी सी बात है, मेरा 5 मिनट दूर घर था, मैंने कहा ठीक है 5 मिनट की ठंड में सह सकती हूँ। हाँ, बाकी मैं इनको काट देता हूँ, ये थोड़ा सा कहीं और चली गई है, क्योंकि दरअसल मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो जो स्वेटर है वो तो मैंने राजीव चौक पर ही लिया था। नहीं, वो वहीं लिया था, वो वहीं लिया था, वो वहीं लिया था। नहीं, वो वहीं लिया था। तो उसके बाद आप जम्मू चले गए वापस? हाँ, वो स्वेटर वाला जो खत है मेरे को याद है, मैंने लिखा भी तभी था। वो मुझे याद है उस लेटर की लाइन भी कि ये फैसले की रात है, वो ऐसे शुरू होता है। तो वो स्वेटर मैंने लिया और फिर मैं जम्मू चला गया था वहाँ से। जम्मू के बाद ये लेटर का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मतलब वो लेटर का सिलसिला शुरू तो हुआ आप पहले लिखा करते थे किसी को भी लेटर? नहीं, लेटर्स नहीं लिखता था मैं किसी को। तो ऐसा था कि वो पहले हम जब सबसे पहली बार मिले थे वो कॉफ़ी होम में, तो वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ कि हम मिले हैं और फिर ये अपने घर जा चुकी हैं और मैं वापस लौट रहा हूँ अपने घर की तरफ, और मैं मेट्रो में हूँ और मेट्रो में काफ़ी खाली वक्त होता है, और उस टाइम रील नहीं थी। बहुत खाली वक्त होता। रील नहीं थी, तो मैंने कहा यार, और वाकई वो बड़ा ऐसे खुशनुमा पल था कि मैं ऐसे मिला हूँ इनसे, और मैं उस टाइम पे एक बहुत ऐसे इस एक सवाल में बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ही ज़्यादा सोचता था कि यार मतलब कोविड के टाइम पे ना मुझे लगता है मैंने लिटरेचर को जी लिया, तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ गई थी कि यार अगर मेरी जो लाइफ पार्टनर हुई, अगर उसको लिटरेचर समझ नहीं आता होगा या समझ नहीं आया, तो फिर कैसे मेरी आगे की लाइफ कैसे चल पाएगी, हम बात कैसे कर पाएंगे। कि जैसे अब अगर अब ऐसा है कि हम किसी मेटाफर पे बात करने बैठे तो उसको मेटाफर समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर वो डिसइंटरेस्टेड है, तो फिर अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा घुस गया कि यार ये कैसे ही हो पाएगा। जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ कि इनसे मैं मेटाफर पे बात कर सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और एक्चुअल में लिटरेचर पे बात कर सकता हूँ। तो एक जो बड़ा मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप अगर आप उसे डिस्कस करते हैं तो वो आपको बहुत ऐसे आपके दिमाग की परतें खोलता है, तो और ये वो परतें खोलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उसको बहुत लेम लैंग्वेज में मेंटल ऑर्गेज़म बोलता हूँ कि मेंटल ऑर्गेज़म बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे। तो वो मुझे मिला कि यार ये इनके साथ तो बहुत सही चीज़ है कि इनसे मैं लिटरेचर पे बात कर सकता हूँ, और वो बड़ा खुशनुमा पल है। मैं बहुत खुश हूँ कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे साथ कि मैं इंस्टाग्राम पे इनसे टकरा गया, आज मिल लिया, बात हो गई, तो यार इसको अब मैं कैसे लिखूँ। और मैं ये मतलब एक ऐसी नॉर्मल पोस्ट भी नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ना ऐसे था कि वो बात जो मैं प्राइवेट या फिर नहीं फील जो कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो कोई और कर नहीं पाता। जैसे अगर मैं उसको बहुत आसान शब्दों में लिख देता तो सामने वाला कहता है ये क्या लिखा है, बहुत ही आसान शब्द है, क्या लिखा है। पर अब तो फील कर पा रहे हैं जो लोग, लेकिन अगर वो आसान शब्द मैं इनको भेज दूंगा तो वो ये शायद समझ पाएंगे कि यार वो जो गुजरा है अभी वो तो बहुत सटीक लिखा है। तो वो उसको कैद करने के लिए भी कि यार ये जो फील मैं कर रहा हूँ, ये मैंने क्या फील किया अभी, इसको मैं कैद कर लेता हूँ। हम फोटो खींचते हैं ना हमेशा कि यार ये मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो हम कैद कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। मैंने कहा यार इसको मैं कैद कर लेता हूँ, क्योंकि हमने फ़ोटो भी नहीं खींची थी दरअसल। तो तब मैंने फिर उस खत को पहली बार लिखा था, मतलब इनसे मिला हूँ मैं, ये अपने घर जा रही हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तब वो रास्ते में लिखा गया लेटर है, और शाम तक मुझे लगता है मैंने भेज दिया था। कुछ 1-2 घंटे के फासले में भेज दिया। और वही इंस्टाग्राम पे इनसे पूछा कि आपको अगर कुछ भेजना हो तो कहाँ भेजा जाए, तो इन्होंने अपनी मेल आईडी दी थी, नंबर फिर भी नहीं दिया। कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना उसी ने ये सिलसिला शुरू किया कि मैं तो मेल्स पढ़ती हूँ। फिर इन्होंने मेल आईडी दी, फिर मैंने वहाँ पे वो खत लिखा और फिर मैं जम्मू चला गया। ओके, और जब आपने मेल रिसीव किया मैंने खत नहीं पढ़ा था फिर। अच्छा, मैंने खोला ही नहीं था खत, और तब मैं पर लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब ऐसा हुआ था, दो बातें थी। पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये जो पहली दफ़ा मिलना था बहुत हावी था मेरे ऊपर, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो मुझे शायद मेरी हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो
कि इन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं आ रहा हूँ और एक मेजर वजह जो है मेरे आने की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास वक्त भी है। तो एक ये कि यार कोई जम्मू से किसी दूसरे शहर से सिर्फ मिलने आ रहे हैं और फिर मिलने आए हैं और इस तरह की बातें हुई हैं, वो बातें होना और फिर उसके ऊपर खत आना, ये बहुत ज़्यादा हावी हो गया मेरे ऊपर। तो उसको जज्ब करने के लिए पहले खुद से मैं ना थोड़ा सा वो हो गई कि थोड़ा वक्त खुद को देना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद उसी दिन मैं उस वक्त ऐसा होता था कि मैं बहुत बहुत मेरा ऐसे ना उचाट रहता था मन में। तो मैं जैसे ही मौका मिलता था मैं पहाड़ों की तरफ भाग जाती थी। तो उस दिन इनफैक्ट जब हम कॉफ़ी होम में बैठे थे तो ये वहाँ बैठे हैं और ऑर्डर चल रहा है, मैं उधर जाकर अपना डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे निकलना है, कौन चल रहा है, ये जो भी है। तो उस दिन मुझे जाना था, रात की मेरी बस थी, मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी, चंबा जा रही थी। और चंबा जाने का मुझे बहुत पहले से मन था, तो मेरा दिमाग में वो भी चल रहा है कि मुझे वहाँ जाना है। तो मैं वहाँ गई और मैं ये चाहती थी कि जब मैं ये खत पढूं तो मैं बहुत तसल्ली से पूरा इस खत के साथ ना अपना पूरा वक्त दूं इसको, और मैं पूरी तरह से उसमें हूँ जब वो पढ़ रही हूँ खत। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर खत पढ़ रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि इस खत का जवाब मैं दे सकूँ, उस लायक उस वक्त मैं हूँ, तो मैं खत पढ़ूंगी तब। तो मैंने खुद को, मुझे वो उतावलापन नहीं हो रहा था उसको पढ़ने का, और मुझे वो सब भी नहीं हो रहा था। मुझे हो रहा था कि ओ माय गॉड समथिंग हैज़ हैपेंड, पर वो वाली महसूस नहीं हो रहा था कि कुछ रोमांटिकली उस तरह से मेरे अंदर उस वक्त नहीं, कुछ ऐसा नहीं आया था। लेकिन ये था कि हाँ पढ़ना है, ये सब कुछ हो चुका है और इतनी इतनी बातें हो गई हैं, वो चीज़ें थी। तो मैंने उस खत को, मुझे लगता है कि 5-6 दिन बाद वहीं पर ही मैं अपने होटल रूम में बैठी थी और वहाँ पर मैंने खत पढ़ा। रात को 9-10-11 बजे के आसपास खत पढ़ा। पढ़ने के उसी वक्त मैंने खत का जवाब लिखा और शायद तस्वीर भेजी थी साथ में। तो तस्वीर में मैंने लेंस लगा रखे थे उस वक्त, क्योंकि मैं शायद पूरा दिन घूम रही होंगी सनग्लासेस लगा के, तो लेंस लगाए थे मैंने, वो लेंस उतारे नहीं थे। तो वो लेंस की मैंने फ़ोटो खींची और मेरी सिर्फ आँखों की फ़ोटो आई। तो मैंने उसको, मतलब जैसे मैंने फ़ोटो खींची तो वो इतनी फ़ोटो आई, तो मैंने वो फ़ोटो भेजी, उसमें बिल्कुल नीली ही दिख रही है आँखें। तो शायद तो तब हुआ था कि तब मैंने 5-6 दिन के फासले पर पढ़ा, उसी वक्त जवाब दिया फिर। तब उतावलापन भी नहीं था, ठहराव था बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न क्योंकि मुझे ये शूट करना था, क्योंकि दिल्ली मुझे काफ़ी तेज़ शहर लगता है और इस तेज़ शहर में दो लोग जो सब्र के नए पैमाने सेट कर रहे हैं पर मनीष लाइक 4-5 दिन हो चुके थे, रिप्लाई नहीं आया। मतलब नॉर्मली आजकल तो डबल टेक्सटिंग कर देते कि हाय, कि 2 घंटे में नहीं आए तो हाय 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 तो आपने कैसे कंट्रोल किया अपने आप को? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने खत लिखे भी नहीं थे कभी, और वो खत मैंने लिखा भी इस आस में नहीं था कि इसका कोई जवाब आएगा। मैं बस उस पल को कैद करना चाहता था। यू आर होपलेस रोमांटिक, सीधा सीधा बोले तो हाँ, मतलब उस वक्त तो मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस खत का भी कोई जवाब आएगा। बस मैं ये चाहता था कि यार मैं इसको तारीखों में दर्ज कर सकूं, अगर मुझे वापस से ये दिन जीना हो तो मैं इसको कैसे जीऊँगा। क्योंकि हमने कोई फ़ोटो नहीं खींची थी और कोई वीडियो नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, ना मैंने इनकी कोई फ़ोटो खींची थी, ना हम जहाँ गए वहाँ कोई फ़ोटो खींची थी, हमसे बात करते रहे। तो मेरे दिमाग में था यार अगर इसे रिकॉल करना हो तो एक्चुअल में मैं कैसे करूँगा। तो मैंने कहा यार इसको अगर मैं दर्ज कर पाऊँ तो ये बहुत अच्छा होगा। और फिर वो इसी आस में कि यार अब दर्ज कर लिया है, और इनके लिए ही मैंने वो लिखा भी था जो मैंने फ़ील किया, तो फिर वो मैंने भेज दिया था। इस आस में नहीं सोचा था मैंने कि इसका कोई जवाब आएगा, और एक्चुअल में फिर वो जवाब आया फिर 4-5 दिन बाद। और फिर उसके तुरंत, मतलब वो पढ़कर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जब वो खत लिखा था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है लिटरेचर, क्या चीज़ें चलती हैं। मैंने बस लिख दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कुछ तो अच्छा लिख दिया है ऐसा। और जब उधर से जवाब आया तो फिर मैं एकदम ऐसे वाव, मतलब ऐसा हो गया कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा मतलब सामने से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिखा हुआ आ गया है। तो वो बहुत अच्छा था, और उसमें जिस तरीके से लिखा गया था वो काफ़ी अच्छा था। और उसमें आखिरी में जो तस्वीर थी, और फिर उसमें था क्या था, आसमान को लाल लाल सलाम को आसमानी आदाब।
मतलब उस खत में आखिर में हम अपना नाम लिखते हैं जनरली जब भी हम लिख रहे हैं। खत का तो कल्चर सॉरी जो कल्चर ही है, एक आदत जो है, आदत जो लोग करते हैं, टू फ्रॉम है ना। तो टू में आपको पता है कि आप जिसको लिख रहे हो, फ्रॉम में अपना नाम। उसमें ऐसा था कि नीचे लिखा आ रहा है कि आसमानी आदाब, ठीक है, लाल सलाम को आसमानी आदाब। तो ये मतलब लाल सलाम को आसमानी आदाब, मुझे लगता है कि अगर कोई चाहे तो इस पर भी बहुत एक रिसर्च पेपर तो लिखा जा सकता है। पीएचडी नहीं बोलूँगा, बहुत हो जाएगा, पर एक रिसर्च पेपर सिर्फ इन 4 शब्दों पे कि लाल सलाम को आसमानी आदाब, इस पे लिखा जा सकता है। और बहुत बहुत खूबसूरत ये 4 शब्द मुझे लगे। तो ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे, फिर वो मैंने पढ़ा और फिर अगला ही जो खत है वो मुझे, अगर मैं बात करूँ कि जो खत मैंने लिखे हैं इनको, उसमें सबसे कमज़ोर खत मतलब भाषा की दृष्टि से और कि लिटरेचर की दृष्टि से सबसे कमज़ोर खत मैं उसको मानता हूँ जो जस्ट इसके बाद लिखा। दूसरे खत को मैं सबसे कमज़ोर खत मानता हूँ कि अगर कोई उसको आज के ज़माने में कोई क्रिटिक पढ़ ले तो वो ये कहेगा अबे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या ही है, ये छपा क्यों हुआ है। मतलब वो ऐसे मतलब लानते भेजेगा कि भाई ये तुमने लिखा पहली बार इतना वाहियात और तुमने इसको छपवा भी दिया, अगर कोई प्रॉपर एक क्रिटिक बात करेगा तो। लेकिन मैं उसको बहुत ईमानदार खत भी मानता हूँ क्योंकि वो मैंने पढ़ा और मुझे जो भी बचकाना वाला फील हुआ, मतलब आपको फील होता है तो आप जैसा मुझे फील हुआ कि यार मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे अभी गाने सुनने हैं, मुझे अभी चाय बनानी है, मुझे अभी किताब पढ़नी है, मैंने वो एज इट इज उसमें लिख दिया। ज़्यादा नहीं है, वो बहुत 7-8 लाइनों का ही लिखा है। छोटा खत भी शायद मेरा वही है। और पर मैंने उसमें बहुत ईमानदार हूँ उस खत में, पर वो भाषा की दृष्टि से बहुत वो हो सकता है, बहुत कमज़ोर खत हो सकता है, पर मेरे लिए बहुत ईमानदार खत है। उसके बाद फिर खतों का सिलसिला स्टार्ट हुआ। उसके बाद खतों का सिलसिला शुरू हुआ। अब मैं वो खत भेज दिया, उसके बाद भी बहुत दिनों तक खत नहीं आया। फिर इन्होंने एक खत भेजा और मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मुझे समझ आ गया कि यार हमने कोई ऐसे पैक्ट तो साइन नहीं किया है कि मैं खत भेज रहा हूँ तो ये जवाब देंगी ही देंगी, है ना। तो मैंने कहा यार मुझे जो फील हो रहा है मैं अपना खत में लिखता हूँ। और वो कोविड का टाइम था और हर जगह मौतें हो रही थी, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और दरअसल में आपका बात करने का मन भी नहीं है, मतलब मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता था। और लोग मतलब सिर्फ मतलब मेरे पास उस वक्त जितने भी लोग आते थे सब काम से ही आते थे, थोड़े बहुत जो भी आते थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लोग हों, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हों। तो ना मुझे बहुत ऐसे चिढ़ सी हो गई थी, ऊब सी हो गई थी ज़िंदगी से, और कोई है नहीं मेरे पास बात करने को। मैं जम्मू में बैठा हूँ, मेरा रूम पार्टनर घर जा चुका है, एक कमरे में मैं खाली अकेला बैठा हूँ और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत कड़ाके की। यूनिवर्सिटी बंद है, मैं दिल्ली भी वापस नहीं आ सकता। तो मेरे पास और कुछ नहीं था कि कोई शख्स नहीं था जिसको मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और वो उसी शिद्दत से उसको फ़ील भी कर पाए। तब मैंने फिर खत लिखने शुरू करे और ऐसा भी हुआ कि यार मैंने एक ही दिन में 4 खत लिख दिए, क्योंकि वो ऐसा फेज़ ऐसा था कि आप जितना ज़्यादा बात कर लो किसी से वो उतना कम है। तो ऐसा भी हुआ कि एक दिन में 4 खत लिखे, फिर 2 महीने तक कुछ नहीं लिखा। मतलब फिर मैं कि नहीं ठीक है मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। 2 महीने तक नहीं लिखा, फिर एक दिन आया कि अचानक से ऐसे लिख दिया। तो फिर ये ऐसे रहा, मतलब अप एंड डाउन। और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि मैंने खत लिखा है तो इनका जवाब आएगा या इन्होंने खत लिखा है तो मेरा जवाब ही आएगा। अब ऐसा है कि मैंने एक खत लिखा और फिर उसके 1 महीने बाद ये खत लिख रही हैं, तो उस खत का जवाब नहीं है वो जो खत मैंने लिखा उसका जवाब नहीं है वो सिर्फ अपनी बात पहुंचा रही हैं और मैं सिर्फ अपनी बात पहुंचा रहा हूँ कि हमें इतना मालूम है कि सामने वाला शख्स उसको सुन लेगा, हमारी बात को बस सुन लेगा। हम उससे जवाब नहीं चाह रहे हैं, हम बस अपने सवाल वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारे दरअसल कुछ सवाल हैं, हम बस हमारे सवालों को आप सुन लीजिए, जवाब मत दीजिए चाहे। तो ये ऐसे एक सिलसिला फिर एक लंबे वक्त तक चला।
खत ही नहीं लिखे, हमने काफी क्रांतिकारी खत लिखे। मैंने पढ़े हैं कुछ तो आपसे थोड़ी क्रांतिकारी वाली वाइब आती है, एंड जब सिल्फ कुछ रिप्लाई करती है तो थोड़ा पीसफुल सा कि उसको अपना पर्सपेक्टिव उसमें ऐड कर रही है, कुछ चीज़ें उसमें बता रही है। तो यहीं से एक थोड़ा नेव सा क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट इज लव, इट इज मतलब पीस और क्रांति। यार ऐसा है कि क्रांति वाले खत वो इसलिए हैं क्योंकि मैं जम्मू में था उस वक्त जब मैं खत लिख रहा था, और जम्मू में बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं पीएचडी, जो मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में विकलांग पात्रों का समाजशास्त्रीय अध्ययन। बाउंसर गए, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन। बेसिकली डिसेबिलिटी डिस्कोर्स है मेरा सब्जेक्ट, मतलब हिंदी में ही, हिंदी में जो नॉवेल्स हैं, जो नॉवेल्स लिखे हैं राइटर्स ने, उनमें जहाँ जहाँ पे विकलांग कैरेक्टर है, डिसेबल कैरेक्टर है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और सोसाइटी उस प्रॉब्लम को कैसे देखती है, उस पर मेरा काम है। मतलब उस पर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने पीएचडी का ये मैंने आपको अभी टॉपिक बताया। अब इसके साथ ये हुआ कि यार ये थोड़ी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टॉपिक भी बनाया जा सकता है अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे। तो हुआ ये था कि मेरी डीआरसी थी, तो उसमें ये बोला गया कि जो बाहर से पैनल में आए थे कि ये जो विकलांग शब्द है इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में दिव्यांग शब्द से रिप्लेस कर दिया है, तो आप इस विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द से रिप्लेस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप इसको रिप्लेस कीजिए, और फिर डीआरसी ख़त्म हो गई। मुझे एचओडी सर ने बोला कि आप इसको रिप्लेस कीजिए, और फिर मैंने अपने गाइड से बात की, और फिर मैंने अपना भी एक स्टैंड लिया कि सर देखिए मैं इसको विकलांग ही रखना चाहूँगा, क्योंकि भाषाई दृष्टि से जो सही शब्द है वो मेरे लिए विकलांग है। ये एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है कि दिव्यांग शब्द रखा जाए या विकलांग, बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात बोली थी तो उन्होंने एक आवेग में बोली थी कि हमारे जो भाई बंधु हैं जो विकलांग हैं वो तो दिव्यांग हैं, वो उनके पास और भी मतलब वो अगर आँख से नहीं देख सकते हैं तो वो अपनी उंगलियों से महसूस करके बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन ये एक आवेग में दिया गया बयान था। अगर आप हर एक शब्द की ना एक राजनीतिक अस्मिता होती है और एक सामाजिक अस्मिता होती है, तो जब आप उस पे भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से उस शब्द को देखेंगे तो दिव्यांग शब्द मेरी नज़र में एक दोहरा मजाक बनाता है विकलांग लोगों का, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं विकलांग शब्द ही रखूँगा। और फिर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे खींचतान सी हुई कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, और मैं अड़ा रहा। तो एक ऐसे थोड़ा सा वो क्रांति वाला माहौल हो गया कि यार ये एचओडीज़ को कह रहे हैं कि आप इसको दिव्यांग कीजिए और ये अड़ा हुआ है। ऐसा था कि मैं यहाँ, मेरे एचओडी सामने बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास मेल आ रहा है, एचओडी के मेल से मेल आ रहा है कि आपने अपना सिनॉप्सिस जमा नहीं किया है, आपके सिनॉप्सिस में चेंज करने को बोला गया था और आपने चेंज नहीं किया है, अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपका सिनॉप्सिस रद्द कर दिया जाएगा। हम साथ बैठे हैं और तो भी मेल आ रहा है मेरे पास, क्योंकि वो एक ऑफिशियल तरीका है कि हमने तो मेल किया था, आपने उस सिनॉप्सिस अपना जमा नहीं किया। ये हुआ। और फिर अब ऐसा है कि मेरा जो टॉपिक है विकलांग विमर्श, तो मैं उस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था। तो जब अब पता नहीं और लोगों के साथ होता है कि नहीं, मैं जब बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे सपने आने लगते हैं उस चीज़ के। तो एक सपना जो मुझे आज तक याद है वो ये है कि हम विकलांग की बात कर रहे हैं कि एक विकलांग है, वो हाशिए में भी हाशिए पर है ना। मुझे ये सपना आया कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ, मतलब मैं एक कमरे में घुसता हूँ, एक आदमी है जो सिर ढककर बैठा हुआ है और वो रो रहा है, और वो मतलब बस ऐसे करके रो रहा है। और मैं उसके पास गया और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि साहब आप मेरे पास मत आइए, मैं अछूत हूँ। और मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि यार ये क्या हुआ, मैं सपने में ही सोच रहा हूँ, सपना चल रहा है कि एक विकलांग आदमी है, वो अछूत भी है
और फिर उसी में एक पर्सपेक्टिव जुड़ा कि अगर वो थर्ड जेंडर का भी हुआ तो एक आदमी जो विकलांग है, थर्ड जेंडर का है और अछूत है, तो वो तिहरी मार झेल रहा है। वो 3 तरीके से मार झेलेगा कि वो अपने दलित होने की कीमत भी चुकाएगा, वो अपने थर्ड जेंडर होने की कीमत भी चुकाएगा और वो विकलांग होने की भी कीमत चुकाएगा। और मैं सपने से उठा हूँ और मैं ऐसा हो गया हूँ कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है कि ये तो सपना था। और फिर मेरे जहन ने ये बात मानी कि यार ये इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में एक आदमी ज़रूर होगा ऐसा। और मैंने उस दिन से सोचा था कि उस एक आदमी को खोजना ही मतलब मेरा एक गोल है कि यार ऐसा कोई एक आदमी मुझे मिले और मैं उसके लिए काम कर पाऊँ, मतलब उसको मैं उस दलदल से बाहर निकाल पाऊँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जो PhD है वो वर्थ इट है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, तो इसलिए फिर वो खतों में भी है और क्रांति। और उसी टाइम पे हमारे जनरल विपिन रावत जी की डेथ हुई थी, तो उस पर भी बहुत, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। और सोशल मीडिया की ये प्रॉब्लम है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई बड़े आदमी की डेथ होती है, तो ना सोशल मीडिया पे उसको खांचे में देखने शुरू कर देते हैं लोग कि एक काला खांचा बना देंगे और एक सफ़ेद खांचा बना देंगे, या तो एक जो तबका होगा वो उसको ऐसे सफ़ेद खांचे में रखेगा कि यार ये आदमी तो पूरा वाइट है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी दिखाएंगे। एक दूसरा होगा वो एकदम ब्लैक में रख देगा कि नहीं भाई ये तो ऐसा था, ये ऐसा था। और जनरल विपिन रावत के साथ, और ये बहुत नॉर्मल है, ये मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है कि लोगों की ये आदत होती है। और मैं मानता हूँ कि हर आदमी ग्रे होता है, हर एक आदमी ग्रे होता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ खराब। बस ये कि वो परसेंटेज थोड़ा वो वेरी करता है। हो सकता है किसी आदमी में 99% खराब चीज़ें हो पर 1% अच्छी चीज़ होगी, किसी में 1% खराब होगी, 99% अच्छी होगी। लेकिन जनरल विपिन रावत वाले केस में ऐसा हुआ कि वो, मुझे जो सोशल मीडिया की पोस्ट दिख रही थी वो सारी वाइट दिख रही थी, सारी वाइट। मतलब किसी ने भी जनरल विपिन रावत को ब्लैक खांचे में नहीं डाला या ग्रे भी नहीं बोला इवन किसी ने कि हो सकता है उन्होंने कोई गलतियां की। सब पूरी जो भी मेरी आंखों के सामने से पोस्ट गुजरी वो सारी ऐसी थी कि वो तो बहुत अच्छे आदमी थे और सब कुछ वाइट। तो उसी टाइम पे मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जनरल विपिन रावत वो पहले आदमी थे जिन्होंने सेना में हॉट परसूट लागू किया, लागू नहीं इन द सेंस कि हॉट परसूट को इंट्रोड्यूस किया। हॉट परसूट होता है गर्मजोशी से लड़ना, कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ऐसी होगी कि आपके कमांडर ने जो आपको बोल दिया आप वो करोगे, और आप ऐसे एकदम गुस्सा होता है ना कि जैसे अगर कभी कोई आपने देखा, कोई मूवीज़ में देखा होगा आपने कि ऐसे कोई चलिए ऐसे एक सिंपल सिनेरियो लेते, कोई दंगा चल रहा है हिंदू और मुस्लिम का, तो आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी जाएगी कि आप एकदम एग्रेशन से ऐसे कॉलर नहीं पकड़ लेते कि मैं तू साले तू मारेगा मुझे, मैं मारूंगा तुझे। ये जो एग्रेशन है इसको बोलते हैं हॉट परसूट। और जनरल विपिन रावत वो आदमी थे जिन्होंने इसको सेना में इंट्रोड्यूस किया। और ह्यूमन ग्राउंड्स पे हॉट परसूट को अच्छा नहीं माना जाता, और मैं भी हॉट परसूट को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग ऐसी की जा रही है तो आप उसका मिसयूज़ भी करेंगे, जैसे एफ्सपा के साथ होता है, ठीक है। एफ्सपा का भी बहुत मिसयूज़ हुआ है। तो इसलिए मैं जनरल विपिन रावत को एक सफ़ेद खांचे में नहीं डाल पाया। ये मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं उसी टाइम पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरती है कि जम्मू कश्मीर बैंक की एक एम्प्लॉय को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने जनरल विपिन रावत की पोस्ट पर, मतलब किसी ने श्रद्धांजलि दी होगी किसी पोस्ट में और फेसबुक पे, और उस लड़की ने उस पोस्ट पे हाँ रिएक्ट कर दिया और उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया और डिटेन भी किया गया। और
पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि हो सकता है कि ये बाय चांस गलती से भी हो गया हो, क्योंकि जब आप फेसबुक देखेंगे, आप कभी उसको देखिए, लाइक करने के ऑप्शन को ऐसे दबा के रखेंगे तो एक साथ 6 विंडो, मतलब एक साथ 6 वो खुल जाते हैं, है ना, और आप किसी एक पे करना चाह रहे हो तो हो सकता है दूसरे पे हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने, हो सकता है कि उससे गलती से हुआ हो, मैं एक बहुत छोटी सी बात रख रहा हूँ कि हो सकता है, और अगर उसने जानबूझकर भी किया है तो उसको डिटेन कर लिया गया, उसकी नौकरी चली गई। तो मेरे दिमाग में यार कि मैं प्रॉपर उस, मतलब मैं लिखने के मूड में था, एक अच्छी पोस्ट लिखने के मूड में था जनरल बिपिन रावत के ऊपर, और फिर मैंने नहीं लिखी। मैंने कहा यार मैं यहाँ जम्मू में बैठा हूँ, यहाँ तो मुझे कोई बेल भी नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं कराएगा, तो फिर मैंने नहीं लिखा। और फिर लेकिन वो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया, मैंने कहा यार नहीं वो करना है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बैठ गया, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ इस मामले में। तब फिर मैंने इनको एक ख़त लिखा, और उस पूरे ख़त में ये सारा इसका जिक्र है, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसका पूरा जिक्र है। और उस ख़त के साथ बड़ी एक, क्या बोलूँ मैं, उसकी बहुत ही, उस ख़त के साथ मतलब वो ख़त मैंने इनको भेजा है, और वो ख़त जो हमारी किताब है, पहली किताब है, उस किताब में नहीं है वो ख़त। वो जब हम किताब बना रहे थे तो वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, मतलब वो मैंने एडिट, मतलब मैं जब इकट्ठा कर रहा था मेल से निकाल के, तो वो ख़त मुझे दिखा नहीं। तो वो जो पहली किताब है, पहला संस्करण है उसमें वो ख़त नहीं है, बट वो ख़त है, मतलब जो आप क्रांति की बात कर रहे हैं शायद वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगी, अभी तो फिर भी आपको बहुत कम मिलेगी। मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत ज़रूरी ख़त था जो मुझसे मिसप्लेस हो गया, पर मैं कोशिश करूँगा कि वो अगले संस्करण में आ जाए। क्रांति और सरकारी नौकरी साथ साथ चल सकते हैं क्या? सवाल ये है कि इस तरह की चीज़ें आपकी नौकरी को भी अफेक्ट कर। तब तो मैं खैर सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन अब मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तो भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि हाँ, क्रांति और सरकारी नौकरी बिल्कुल चल सकती है। नहीं मतलब लेटर डलवा के देखते हैं। ऐसे सीना तान के नहीं खड़े हो सकते, पर आप ऐसा भी नहीं है कि अगर सरकार बिल्कुल आपके सीने पे हथौड़ा मार रही है तो भी आप अपना सीना अंदर की तरफ करते जाएंगे, ठीक है आप मारते जाइए, हम चू नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक चोट मार रहे हैं और कम से कम हमें पैसे तो दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, और मैं तो कर सकता हूँ, मुझे और लोगों का नहीं पता, कि अगर मुझे लगता है कि अगर सरकार गलत चीज़ कोई कर रही है तो मैं उनको भी कटघरे में खड़ा करूँगा, चाहे वो मुझे सैलरी ही क्यों ना दे। ये अब तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन बिकम फुल टाइम ऑथर टू। पर सिर्फ जब आपको ऐसे लेटर्स आते थे तो आपको कैसा लगता था? लाइक मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग सम रोमांटिक लेटर्स आए या फिर वैसा कुछ? That is the point. I was not expecting romantic letters. Okay. Because in my mind and in my perspective, there was no romance involved. ओके मेरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं ऐसा। अगर था भी तो मैंने पहचाना नहीं था। हाँ, लेट्स ठीक है। पुट इट दैट वे कि मैंने नहीं पहचाना था। तो और पहला भी जो खत आया था वो मैं उसको उस वक्त उसको रुमानी खत की श्रेणी में डालना मेरे लिए तो आसान नहीं था कि मैं इसको कहूँ कि हाँ बहुत रोमांटिक खत है, बहुत अलग खत था, मगर नॉट दैट। और जो क्रांतिकारी खत की आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मुझे इतने वक्त से पता लग गया था कि कई दफ़ा ये जो स्पेशली जो सामने इंसान बैठा है इसको शायद मेरे जवाब की आस कम है। सिर्फ होता ना कि आई वॉन्ट टू से दिस एंड विदाउट एनी मिस जजमेंट्स, मेरी बात जैसी है वैसी ही सुनी जाए, और चाहे तो इसके आगे कुछ ना कहा जाए, लेकिन जैसी है एग्जैक्ट वैसी सुनी जाए, वैसी ही पढ़ी जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं ऐसा है कि मेरे घर में और आसपास भी ये चीज़ें डिस्कशंस एंड ऑल होते ही रहते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं तो थोड़े पॉलिटिकल डिस्कशंस हमारे आसपास ज़्यादा हमको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी कि हाँ ऐसा खत आया है, लेकिन एक उसमें भी मुझे खूबसूरती थी और एक वो था ना कि एक स्नेह वाली चीज़ थी। मतलब मुझे अपनी तरफ से स्नेह ऐसा महसूस होता था कि यार
जब मैं इतना ज़्यादा भारी कोई खत आता था या इतना इसमें ऐसे आग उबल रही है तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका जवाब स्नेह से ही दिया जा सकता है, और वही निकलता था। तो और जवाब भी क्या होता था, सवाल ही नहीं होते थे, तो जवाब तो कहाँ से आएगा। सवाल तो खतों में मुझे नहीं लगता कि मनीष ने कभी पूछे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन वाली बात ही नहीं थी। आग के साथ साथ कभी कभी पेट्रोल भी आता था। इवन इन वन लेटर इन्होंने बोला भी कि तुम तो मुझे पेट्रोल जैसी लगती हो, ऐसा कुछ। नहीं, वो क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। यार ऐसा है कि पेट्रोल की खुशबू अगर आपने कभी सूंघी हो तो पेट्रोल की जो खुशबू होती है वो बहुत बहुत अच्छी होती है। तो नशा होता है उसमें। हाँ, तो पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप चाहेंगे नहीं कि पेट्रोल आपके आसपास रहे। आपको उसकी पेट्रोल आसपास रहे, चिंगारी ना हो। चिंगारी ना। ये आप मतलब जब भी आप पेट्रोल, आपको खुशबू अच्छी लग रही, लेकिन आप जब भी पेट्रोल के आसपास हैं तो आप एक डर में भी हैं यार कहीं से कोई चिंगारी ना आए। तो मैं ऐसा था कि लोग अक्सर मतलब उस टाइम मिट्टी मिट्टी बहुत, मतलब लोग अक्सर अपने महबूब को मिट्टी कहते हैं, है ना। तो मतलब मिट्टी की बहुत बातें होती हैं। तो मैंने उसमें ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया था कि यार आप मुझे पेट्रोल की तरह लगते हो जो आसपास, जिसकी खुशबू बहुत है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो आसपास रहते हैं वो लोग बहुत डर के साए में रहते हैं, जिसके आसपास भी पेट्रोल रहता है। आप मिट्टी की तरह नहीं है, क्योंकि मिट्टी को मतलब मैंने वहाँ पे कंपैरिजन किया था कि मिट्टी को आप गीला करके मन मुताबिक ढाल सकते हैं, पेट्रोल के साथ ऐसा नहीं है। आप पेट्रोल को मन मुताबिक नहीं डाल सकते। इनडायरेक्टली अपने रिबेल कहना चाह रहे थे, ऐसा कुछ। मैं यही कहना चाह रहा कि आपको मन मुताबिक ढाल नहीं सकता। आप मेरे आसपास हैं, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन मन मुताबिक मैं ढालना भी नहीं चाहता और आप ढलेंगी भी नहीं मुझसे, तो ये बहुत खूबसूरत। नहीं, वो देखा हमने सुबह। वो तो सुबह दिख ही गया था। पर इसके सिवा जो एक चीज़ मैंने नोटिस की आप दोनों की रिलेशनशिप में, कि आप दोनों के अराउंड एक बाउंड्री है या फिर एक सर्कल है जिसमें दूसरा या तो घुसना नहीं चाह रहा है, मतलब काइंड ऑफ कि एक सर्कल, एक स्पेस है जो आपने एक दूसरे को दिया है कि इन्हें आपका पसंद है, कि आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक गुरूर है या फिर इस तरह की एक चीज़ है। तो वो क्या है, मतलब वो स्पेस क्या है? इफ यू कैन डिफाइन दैट। थोड़ा सा और खोला अपना सवाल। थोड़ा खोले तो मतलब इज देयर समथिंग लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट और दैट काइंड ऑफ थिंग इन ए रिलेशनशिप? यस ऑफ कोर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए किसी व्हाट डू यू लव अबाउट हिम, लाइक इनका जो गुरूर आप मेंशन करते हो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया, जो पहला मैंने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, उसका जवाब जब आया था तो उसमें ऐसे ना गुरूर टपक रहा था। मतलब एक होता है ना कि बच्चे में भी गुरूर होता है, लेकिन उसके गुरूर को हंसी में टाल देते हैं। पहचानने वाला उसको उसका भार समझ जाता है, उसका वजन समझ आता है। तो गुरूर तभी आएगा जब आपने कुछ तो ऐसा देखा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस रिलेशन में आने से पहले आप कुछ थे, आप भी कुछ थे, हम भी कुछ थे, और उस रिलेशन के साथ साथ भी आप कुछ और भी हैं, और अगर वो रिलेशन ना भी रहे तो भी आप कुछ होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी इनकी ज़िंदगी का मरकज़ हूँ या फिर इनकी ज़िंदगी मेरे गिर्द घूमती है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़रूरी हिस्सा है, एक दूसरे का बन गए हैं, लेकिन उसका एक वक्त लगा है, उसको हमने एक वक्त दिया है और वो चीज़ हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर किसी रिश्ते में ना हो तो माँ बच्चे के उसमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं होगी तो एक वक्त के बाद बच्चा रिबेल कर जाता है। रिबेलियस तभी आप होते हो जब आपको वो डर आता है कि यार यहाँ पर मैं जो हूँ वो खतरे में है। हर इंसान की इंडिविजुअलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अंत में यही होता है कि जब आप पूरे दिन के थक के, अगर मैं आज की तारीख में कहूँ कि मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर जैसे कि ठीक है मैं ठीक ठाक पैसे कमा रही हूँ, मेरे पास अपना वक्त है
और मैं अपने हिसाब से अपना वक्त को कर सकती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पर भी मेरा इंडिविजुअलिटी, मैं घर में बहुत खुश हूँ, मैं अपने दोस्तों में बहुत खुश हूँ, मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मैं अपने जो लिटरेरी वर्ल्ड में उसमें खुश हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि अपने दफ्तर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरे अहम को चोट पहुँच रही है, तो उसका फ़र्क हर जगह दिखेगा ही दिखेगा। वो इसीलिए आपका अहम बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो आपको नहीं पता चलेगा, और वो गुस्सा जहाँ आपको दिखाना चाहिए वहाँ ना दिखा के कहीं और दिखाएंगे। मुझे आपसे गुस्सा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा अहम, मैंने उसको उसकी अपने अहम की महत्ता नहीं अगर मैंने समझी, तो मैं वो गुस्सा आपको ना दिखाकर इनको दिखाऊंगी। यहाँ पर फिर रिलेशन हिलेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू रियलाइज कि लाइक इन रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एडजस्टमेंट कैन बी डन। लाइक रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बट लाइफ इज वे मोर देन अ रिलेशनशिप। तो आई थिंक इट्स देयर। मतलब कॉम्प्रोमाइज, देखो सीधी सी बात है, समझौते ज़रूरी होते हैं। ठीक है। समझौते मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होता है, लेकिन जितना मैंने देखा है हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता जो है उस रिश्ते की मजबूती को बढ़ाता है, उसके वज़न को बढ़ाता है। अगर हर बार हम यही कहेंगे कि नहीं ये देखो, एक मेरी बहुत पसंदीदा एक फ़िल्म है फना। उसमें क्या है कि आखिर में जो मेन फीमेल लीड है वो अपने बेटे को, वो अपने हस्बैंड को मारती है क्योंकि वो टेररिस्ट है, तो वो खुद उसको गोली मारती है अपना उसका बेटे के सामने। और फिर वो बाद में अपने बेटे को समझा रही है, एक डायलॉग बोलती है, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन उसमें ये बोलती है कि हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला सही और गलत नहीं करते, हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं 2 सही में से बेहतर और 2 गलत में से मुनासिब चुनना। तो जो समझौता होता है वो 2 गलत में से मुनासिब जब आप चुनते हैं तो आप समझौता ही कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि गलत अगर हम कहें कि नहीं, गलत क्यों चुनेंगे हम, लेकिन ऑप्शन ये 2 हैं, और इन 2 ऑप्शन के बेस पे आपकी ज़िंदगी आगे या पीछे, और आपके साथ वाले की ज़िंदगी आगे या पीछे होगी। तो अगर आपके लिए ये ज़िंदगी और आपके साथ जो इंसान है वो ज़रूरी है, तो आप कहीं ना कहीं वो समझौता करेंगे, और आपको देखना होगा कि कौन सा समझौता मुनासिब है। वो ज़िंदगी का फैसला करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट वाइट एंड ब्लैक, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज़ ग्रे। तो ग्रे तो है, ग्रे में तो कॉम्प्रोमाइज़ भी आएगा, सिर्फ सही और गलत और वो चीज़ नहीं आएगी कि लाइफ है। अगर हम जिंदगी कह रहे हैं तो समझौता आएगा उसमें, उसके बिना कैसे चलेगा। नहीं, डेफिनेटली। और आपको इनमें क्या पसंद आया? लड़की है जिंदा है। लड़की है जिंदा है, अरे वो फेमस है ना एक मीम आजकल की। अच्छा, मैं तो मीम की दुनिया से बहुत दूर हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता। ऐसा है कि यार मैंने तो बताया कि मैं जब पहली बार मिला था तो मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था कि यार ये मतलब लिटरेचर की दुनिया से हैं, और हम मेटाफर पे बात कर सकते हैं, लिटरेचर पे बात कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुंदर तो है ही ये। तो एक मेरे लिए यार वो जो एक दौर था, मतलब शुरुआती दौर में, तो यही मैं उस वक्त उसी एक सवाल के आसपास घूम रहा था, तो वो मुझे अपना जवाब मिल गया था कि यार ये वो शख्स हैं जिनसे मैं लिटरेचर पे बात कर सकता हूँ। और उसके बाद जब फिर ख़तों में बात हुई तब समझ आया कि ये उदासी को भी समझ सकती हैं, उदासी को ओढ़ सकती हैं। उदासी को तो मुझे लगता है समझा नहीं जा सकता, उसको चुपचाप ओढ़ा जा सकता है, तो उदासी ओढ़ सकती हैं ये। और हर एक चीज़ की मतलब मैं खत की बात को मैं बोलना नहीं चाह रहा, पर मुझे बार बार वो याद आता है कि ऐसा था कि इनके हाथ में आदम गोंडवी की किताब है, और ये एक शेर पढ़ रही हैं और एक हाथ में सिगरेट है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं बार बार रिवाइंड करके देख सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त जो मेरी सीरत थी, और अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरी एक थोड़ी सी सीरत है, कि वो जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली, और आदम गोंडवी का अधिकतर लिटरेचर, अधिकतर साहित्य उनका इसी पर है, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, सत्ता से उनकी सीधी टकराहट थी। तो इनके एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में आदम गोंडवी की किताब है, और ये एक शेर पढ़ रही हैं, जो कि है जो इरशाद।
जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा की माथे की शिकन तक ले चलो। तो ये गजल में से एक शेर है। तो मतलब ये इस सीन को मैंने बताया ना, इस सीन को मैं उम्र भर रिवाइंड करके देख सकता हूँ। मतलब हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, इनके हाथ में सिगरेट है, आदम गोंडवी की किताब और इनके ज़बान पे आदम गोंडवी का एक शेर। तो ये सीन मैं बार बार रिवाइंड करके देख सकता हूँ, मुझे लगता है। तो ये चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐसे होते हैं ना कि आप पुल जब बनता है तो आप ऐसे धीरे धीरे बनता है, तो वो ऐसे धीरे धीरे पुल बना कि सबसे पहली बार मिले तो एक चीज़ पसंद आई, फिर आप अगली बार मिले तो कुछ और पसंद आया, तो ऐसे धीरे धीरे पुल बनता गया और फिर ये एक दिन वो पुल पार करके इधर आ गई। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर, बट कभी लड़ाइयाँ होती थी या फिर कभी ऐसे मोमेंट्स आते हो कि आपको लगता हो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस लेटर राइटिंग में भी वर्कआउट ना करे या फिर? बहुत ज़्यादा आया, मैं तो मानता हूँ बहुत ज़्यादा आया। जब खत के जवाब नहीं आते थे तो बहुत ज़्यादा था ये। तो अलग दुनिया में रह रहे थे। मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि मैं जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब एक लंबा वक्त हो गया, यानी कि अब ऐसे 15-20 खत मैं लिख चुका हूँ, उसके अब मुझे, क्योंकि मैं एक शख्स को खत लिख रहा हूँ और फिर आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप करने लगते हैं बेयर मिनिमम। तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार अब खत का जवाब आएगा और वो नहीं आ रहा है, तब मुझे कई बार लगता था कि यार भूल गई है या कोई और मिल कोई और मिल गया। ये तो मुझे तो काफी ज्यादा इनसिक्योर। और लड़ाई होती थी कभी? लड़ाइयाँ तो पहले तो शायद कम होती थी, अभी शादी के बाद थोड़ा ज्यादा बढ़ गई। और मनाने का मैकेनिज्म क्या है? यार मनाने का मैकेनिज्म तो ऐसा है कि मनीष तो नहीं मनाते हैं। सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, क्रांतिकारी इंसान नहीं मनाता है। ऐसे आप अपनी अलमारी खोलेंगे, आपको कपड़े लेने अपने, आप अलमारी खोलेंगे तो आप क्या करेंगे, कपड़े ले लेंगे। तो ऐसे मैं कभी अलमारी खोल रहा हूँ तो कपड़े हैं मेरे और साथ में उस अलमारी की बैक साइड पे एक ऐसे पेपर चिपका हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, खत लिखा हुआ है, छोटा सा खत, मतलब वो भी खत ही है, तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो वापस से ऐसे रिवाइव कर देती है, अच्छा ठीक है यार प्यार तो है। लड़ाइयाँ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एक बात है जो जोड़ के रखती है कि हम रात को लड़ लें, सुबह लड़ लें, लेकिन लड़ाई के बाद हम एक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये इस बात की तस्दीक हम दोनों को ही है कि हम दोनों को आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार है। तो ये एक तस्दीक हमेशा साथ चलती है कि हम कितनी भी लड़ाई कर लें, किसी भी बात पर डिसएग्री हो जाए या फिर कुछ कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, लेकिन हमें ये पता है कि हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। तो वो जो एक तस्दीक है, वो तस्दीक बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है जो सारी लड़ाइयों को सॉर्ट कर देती है कि ठीक है प्यार है तो वो होना चाहिए। लड़ाइयाँ तो फिर चलती रहेंगी, वो तो ज़िंदगी भर चलेंगी। नहीं, पर हमारी रिसर्च टीम ने पता किया है कि एक जज है और एक मुजरिम है जिसका कोई वकील नहीं है। तो ये हमारी रिसर्च टीम ने सुबह सुबह पता किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कई बार गलत होता हूँ, हाँ, यहाँ डांट पड़ जाती है मुझे, कई बार ये गलत होती है तो इनको डांट पड़ जाती है, मुझे लगता है ये ऐसी चलता है। ये बड़ी है तो डांट भी देती है। डांट भी देती है। नहीं मतलब, पर कभी आपने सोचा था कि इन लेटर्स का मुकम्मल अंजाम शादी होगा एक दिन? ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना हमने, जैसे अब ये किताब की शक्ल में भी है तो हमने इस मकसद से भी नहीं लिखे थे कि ये कभी किताब की शक्ल में आएंगे ये लेटर्स। हम सिर्फ एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे थे, हम दोनों बातें करना जानते हैं, तो हम सिर्फ बातें ही कर रहे थे और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मतलब शादी तक पहुंचेंगे। खत्म नहीं हुए, वो अभी भी चलते हैं लेटर्स। हो सकता है लिफाफा 2 आ जाए। तो शादी से पहले के खत, शादी के बाद के खत, और वो ज्यादा बिकेंगे मुझे लगता है। जैसे एचओडी सामने बैठकर लिख रहे थे कि सामने बैठे पर मेल कर रहे।
हमने बैठे हैं पर मेल लिख रहे हैं। अच्छा, कन्फेशन जैसा कुछ हुआ था कि किसी ने कन्फेस किया हो कि मतलब थ्रू आउट? वो बड़ा अच्छा दिन था वो शायद। ओके, थे हम बड़ा सुहाना मौसम था। हम मस्टखाल जा रहे थे, तो मस्टखाल के लिए हमें ऋषिकेश से 80 किलोमीटर ऊपर है वो, तो ऋषिकेश हम बेसिकली हाँ तो मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा मैं आपको टोक देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये हम मेरे साथ क्यों जा रहे थे। मेरा तो ये था कि कहीं ना कहीं मैं ये देखने तो लग गई थी कि शायद थोड़ा सा मे बी एक मेरी तरफ से अब वो एंगल आ रहा है, रोमांटिक एंगल आ रहा है। मगर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है देखना कि वो इंसान, जब आप किसी के साथ थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, वो अलग होते हैं, और आप किसी के साथ 4-5 दिन हैं तो थोड़ी और आपको अलग पता चलता है कि वो आपके साथ जैसा है वो तो ठीक है, बाकियों के साथ कैसे लोगों के dealing साथ चल रही कैसे है, बातचीत करता है, बातचीत कैसे कर रहा है, जुगाड़ कैसे बिठा रहा है चीज़ों के, बिठा पा रहा है कि नहीं बिठा पा रहा है, वो भी ज़रूरी है। हमारे देश में तो जुगाड़ बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैं उतना ठीक से नहीं बिठा पा रही हूँ, तो सामने वाला तो बिठा ले। तो ऐसा था कि फिर तब हमारा ये बना था, मस्खाल नहीं जा रहे थे हम, जम्मू मेरा जाना हुआ। हमारी इन्होंने मुझे किताब दी थी शायद, हम जब पहली दफ़ा मिले और कई बार जब उसके बाद मिले तो हमेशा मुझे किताब देते थे। तो एक खत में इन्होंने लिखा था कि अब ये किताब आप मुझे जम्मू आकर दीजिएगा, और मैंने इनको चाय पिलाई थी तो इन्होंने कहा कि एक चाय मेरी आप पर, आपकी मेरी मुझ पर उधार रही, आप मुझे चाय पिला दीजिएगा, मैं आपके, और आप मेरी किताब वापस कर दीजिएगा। तो दिमाग में शायद कहीं था, और फिर मैंने कहा चलिए जम्मू चलते हैं। अब ऐसे कैसे जम्मू चले जाएं, तो मैं अपने घर वालों को कह रही हूँ, मम्मी को कह रही हूँ कि मम्मी जम्मू, तो मम्मी कह रही है वैष्णो देवी जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा। मैंने कहा हाँ वैष्णो देवी, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। इंडियन फैमिलीज का होता है कि कहीं घूमने जाना तो कहाँ मंदिर है, नहीं, मंदिर नहीं, ढूंढते मेरे परिवार का तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि वैष्णो देवी, मतलब ऐसा होता है ना कि हिंदू परिवारों में वैष्णो देवी का एक है अलग मकाम है। और मेरी मम्मी मेरे लिए गई थी वैष्णो देवी, और मेरी मम्मी काफ़ी मतलब वज़न है उनका और घुटनों में काफ़ी दिक्कत है, तो वो फिर भी गई थी। उन्होंने, जब मैं बचपन में छोटी, मतलब काफ़ी छोटी थी, 2-2.5 साल की, तो मेरा सर्जरी हुई थी, तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो तब शायद होता है ना, आप कह देते हैं कि ये ठीक हो जाए तो हम वहाँ चले जाएंगे, तो उन्होंने तब कहा होगा, लेकिन ठीक नहीं हुई थी मैं, और काफ़ी एक लंबे वक्त तक हुई नहीं थी। तो मैं शायद 1st या 2nd ईयर में होंगी कॉलेज के, तो तब मेरी मम्मी गई थी। तो वो गई हैं और आई हैं, तो शायद उम्र के साथ ठीक हो गया, लेकिन उनके दिमाग में रह गया कि हाँ मैं गई थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, तो शायद उसका फ़र्क है, और शायद होता भी हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं नहीं इस पर टिप्पणी नहीं करती। तो मैंने कहा हाँ मम्मी शायद, मम्मी ने कहा हाँ हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ। तो ये नहीं पूछा किसके साथ जाओ? हाँ मैं अकेली गई थी ना, अच्छा, तो मैं अकेली चली जाती थी। ठीक है। तो मतलब इतना भी नहीं जाती थी, 2-3 दफ़ा गई थी, 1-2 दफ़ा, और फिर जम्मू जाना था, तो वही अच्छा बहाना था, बहुत अच्छा बहाना था वैष्णो देवी के लिए, तो कोई मना नहीं करेगा। और वैष्णो देवी मैंने कहा कि चलते हैं, अब मेरे तो कोई दोस्त जाने नहीं वाले थे, पूछा मैंने बाकायदा, मैंने पूछा था, लेकिन कोई बन नहीं पाया। तो फिर हम वैष्णो देवी गए, और एक नास्तिक इंसान अच्छा, और एक नॉट सो धार्मिक लड़की वैष्णो देवी जा रहे हैं, और हम वहाँ पर गए हैं, पूरा हमने चढ़ाई करी, ये सब किया, करके आ गए। वहाँ से हम, अब हो गया हमारा वैष्णो देवी। मैंने कहा मुझे तो पसंद नहीं आया भाई जम्मू, मुझे आपका जम्मू नहीं पसंद आया, कहीं और चलेंगे। तो वहाँ से थोड़ा सा दूर है वो धर्मशाला, धर्मकोट धर्मशाला के अंदर ही। वहाँ से हम धर्मकोट गए, वहाँ पे हमने 2 दिन बिताए, वहाँ पे हम थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह की। वहाँ से वापस जब आ रहे थे, तब बस में, तब ऐसा था कि तब भी हम कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ हम रिलेशनशिप में आ गए हैं, एक तरह से डेटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम गए हैं और हमने खूब बातें की। हम बातें ही की है पूरे वक्त, और कुछ नहीं, बातें ही कर रहे हैं, खाना पीना बातें, खाना पीना बातें, घूम रहे हैं बातें, नथिंग। वापस आ रहे हैं, बस में बैठे हैं, और मुझे नहीं पता क्या, कुछ तो खींच थी या कुछ तो ऐसा था, कोफ थी मनीष को। तो तब इन्होंने मुझे कहा, नहीं मैंने इनको कहा, मैंने इनको कहा, और पता नहीं क्यों कहा, कुछ तो शायद बात चल रही होगी कि बात तो हम करते थे और करने को कुछ नहीं था हमारे पास, हम बातें ही करते थे। तो तब मैंने इनको बोला था कि
आप जानते हैं ना कि मुझे आपसे इश्क नहीं है, अच्छा। प्लेन सिंपल। तो जिसका इन्होंने जवाब दिया कि अगर आप इतनी आसानी से कह सकती हैं कि आपको मुझसे इश्क नहीं है, तो मैं भी इतनी आसानी से कह सकता हूँ कि मुझे आपसे इश्क है। ये शब्द यूज किया था वैसे कि अगर आप ईमानदारी से, अगर आप इतनी ईमानदारी से कह सकती हैं कि आपको मुझसे इश्क नहीं है, तो मैं भी उतनी ही ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे आपसे इश्क। वो पहला मतलब कन्फेशन ही है वो एक तरीके से। हाँ कन्फेशन था, लेकिन फिर उस चीज़ को हमने आगे कुछ बात नहीं की थी। आगे फिर बात नहीं हुई कि आपने ऐसा बोला था। और फिर क्योंकि मुझे लगता है हमारा जो ये वाला खतों वाला और फिर उसके बाद एक लंबा वक्त चला, वो ऐसा था, ना तो रिश्ते का नाम था, ना रिश्ते पे कोई बोझ था, ना कोई उस पर कोई एक्सपेक्टेशन थी। तो सब कुछ एक जब पानी बहता है ना, बस उस तरह बह रहा था, हमने बीच में कोई बांध डाले ही। हम सोशल मीडिया पे भी ऐसी बात करते थे कि जैसे आप सोशल मीडिया पे रिप्लाई करते हैं, फिर आप देख रहे हैं कि सीन हो गया है और अब आप रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। तो हमने कई मतलब सैकड़ों दफ़ा ये किया है कि मैंने कुछ मैसेज, आखिरी मैसेज मेरा है, और फिर अब आप हमेशा एक क्लोजर देते हैं ना चैट का कि अच्छा अब हम सोने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है बाय, ऐसे हमें हाँ, ये गुड नाइट, गुड हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं हुआ कभी। हाँ, हम भी ऐसे बात करते हैं किसी और से, मतलब फॉर्मली इनफॉर्मली मैं खुद भी ये करता हूँ। लेकिन इधर ऐसा था कि मैंने एक मैसेज कर दिया, इन्होंने पढ़ लिया, अब इनकी मर्जी है कि उसका जवाब दें या ना दें, और मैं भी इस आस में नहीं कि अब ये रिप्लाई आएगा, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम कि ठीक है आपने भेज दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, आपने बोल दिया कि आपको इश्क है, ठीक है मैंने सुन लिया वैसे ही था वो, फिर हमने उस पर कभी आगे बात नहीं करी। कन्फेशन के बाद आप लोग कब सीरियस हुए शादी को लेके कि ओके दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी? यार ऐसा था कि काफ़ी लंबे वक्त तक तो हम दोनों शादी करें भी या ना करें, इस उसमें पेशो पुश में थे। फिर कॉफ़ी होम में ही मैंने बोला था कि यार शादी कर लेते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो एकदम से डिसीजन मैं कैसे ले लूँ। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपको जब ठीक वक्त लगे तो आप बता देना अपने घर में, और जब आप बता देंगे तो मैं बता दूँगा। और फिर हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं करी उस पर कि हम शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे। फिर ऐसे एक दिन अचानक मुझे ऐसी मैसेज आया कि यार मैंने अपने घर में बता दिया, और मैं क्या बता दिया तो यार मैंने अपने घर में बता दिया शादी के लिए मम्मी को, तो अब तुम देख लो। और मैं उस टाइम पे अपनी दीदी के साथ ही बैठा था, और मैंने उसी वक्त हाथों हाथ मतलब उसी वक्त अपनी दीदी को बता दिया कि यार मतलब ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ शादी करने की, और एक दोस्त है, हाँ मिल चुके थे हम लोग काफ़ी जानते हैं एक दूसरे को काफ़ी लंबे वक्त से, और तब तक ये भी एक बार मेरी दीदी से मिल चुकी थी, मतलब एज अ फ्रेंड ही मिली थी और मिल चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कौन है, तो फिर मैंने बताया, ठीक है ओके। मतलब बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा, हमने ज़्यादा बात नहीं करी कि हमें शादी करनी है। मैंने एक बार बोल दिया था यार मेरा बहुत मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी आपसे, और फिर हमने उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। शादी नहीं करेंगे मतलब कि ऐसे ही रहेंगे? नहीं लिव इन। मैंने बोला कि हम शादी मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि मैं भी श्योर नहीं, मैं थोड़ा वक्त लूँगी। तो फिर हमने उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। पर लाइक क्या आपकी शादी समाज के नियमों के खिलाफ थी? क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग जो देखते हैं कि लड़का थोड़ा बड़ा होता है, 2-3 साल बड़ा होता है, घर वाले भी कि नहीं, मतलब अगर हमारे उधर की बात करूँ कि अगर लड़की 20-21 के तो हाँ, लड़का 23-24 या फिर वो देखा ही जाता है, तो ऐसा कुछ था? हाँ, ये मतलब बहुत सारे ऐसे मानदंड हैं जो समाज ने बना रखे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टूटे भी हैं और हमने तोड़े भी हैं। से ये मुझसे उम्र में 4.5 साल बड़ी हैं, तो उम्र का एक फासला जो अक्सर जनरली उल्टा होता है वो इस तरह का कि ये मुझसे ज़्यादा मतलब लड़की ज़्यादा बड़ी, तो ये था एक। और हम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज है और जो समाज में शोशेबाजी चल रही है वो मुझे खासा कुछ पसंद नहीं है। रीज़न ऐसा है कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सोसाइटिकल उसमें जाऊँ तो ऐसा है कि
बहुत सारी चीजें हैं जो कभी किसी और पर्पज से बनाई गई थी और वो आज के टाइम पे उसका कुछ पर्पज ही नहीं रह गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया। जैसे अगर मैं हल्दी की बात करूं तो अगर आप अपने मतलब जब हल्दी की रस्म बनाई गई थी तो आज भी मेरे ख्याल से गांव में एक हफ्ते पहले हल्दी लगाई जाती है। महीने भर तक बांध बिठाते हैं। महीने भर तक मतलब हल्दी लगे जिससे आपके चेहरे पे निखार आ जाए, आपकी आपकी जो वो डेड स्किन है, डेड स्किन है और मतलब वो ऐसा होता है कि आपको हल्दी आपके खाने में थोड़ी ज़्यादा खिलाई जाती है और आपको हल्दी का लेप लगाया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन भी है, कोई प्रॉब्लम हो गई है या हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। पहले होता था ना, शादियाँ भी बहुत छोटे में होती थी, तो लड़की छोटी है, लड़का छोटा है, तो उसको अच्छे तरीके से माँ बाप खुद ही उनका लेप लगा के सब कुछ करते थे। तो वो मेक श्योर करते थे कि हल्दी तो एंटीसेप्टिक है ना, तो हल्दी का मतलब यही है कि क्योंकि अब आप शादी करेंगे तो आप एक उसमें एक बहुत अहम हिस्सा होगा कि आप जिस्मानी तौर पर साथ आएंगे। तो जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो आप शारीरिक तौर पर सेहत आपकी सही हो, तो एक वो चीज, वो इसकी वजह होती थी। और उसमें कोई इतना शोर शा नहीं होता था कि आके मतलब जो एक पूरा सेटअप किया जाता है वो सब है। और उसका मतलब यही था कि आप 1 महीने तक लगा रहे हैं। अब तो सुबह हल्दी की है, शाम को शादी हो जाती है। तो ये कि और मतलब आप देखेंगे तो अब उसको मतलब हल्दी को होली का प्रोग्राम बना रहे थे। हाँ, वो हल्दी तो उसकी लगनी चाहिए ना जो एक्चुअल जिसकी शादी हो रही है, सभी लोग लगा ले रहे हैं, मतलब एक के ज्यादा लग रही है, बाकी सबके गालों पे हल्दी लगी हुई है। और अगर मैं इसको मतलब जो मुझे एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज लगती है कि अगर आप हल्दी का फंक्शन करते हैं तो आप एक सोसाइटी में एक मैसेज दे रहे हैं कि यार ये हल्दी का फंक्शन है और आप इस फंक्शन में पीले कपड़े पहनकर ही आएंगे, जो कि ऐसा नहीं होता था, ऐसा बना दिया एक ना ट्रेंड बना दिया गया। एस्थेटिक, फोटो अच्छी आएगी, एस्थेटिक बहुत जरूरी हो गए, मतलब फोटो वाली जनरेशन के साथ रह रहे हैं तो कि फोटो बहुत अच्छी आएगी तो सब लोग पीले कपड़े पहनेंगे, बढ़िया गॉगल लगाएंगे, सब कुछ। तो ऐसे में अगर किसी आदमी के पास पीला कपड़ा नहीं है, पीला कुर्ता नहीं है, तो स्पेशली बाजार जाएगा और वो पीले कपड़े को लेकर आएगा। और मैं जिस घराने से आता हूँ, मतलब घराना मैं बोल रहा हूँ परिवार से आते हैं क्योंकि घराना तो ऐसे बहुत वो रईसों का होता है। तो मैं जिस परिवार से आता हूँ तो हम बहुत ही गड्ढे से थोड़ा बहुत अभी जमीन पर आए, बहुत ही गड्ढे से उठकर जमीन पर आए, तो हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटीपन है वो हम नहीं करते बिल्कुल भी। तो मैं तो ये था कि मैं हल्दी भी नहीं करवाना चाहता था अपनी, और मैंने नहीं करी। लोग सबने बोला, मतलब शादी से 1 दिन पहले हल्दी हो रही है और मैं उस दिन स्कूल गया और सब कह रहे कि अरे तेरी हल्दी नहीं हुई। मैंने नहीं भाई, मुझे हल्दी नहीं करवानी। इनके यहाँ पे हुई थी, इनके कुछ अलग रीजन से, लेकिन मुझे था कि मैं जो चीजें सोसाइटी की जो मुझे लगता है यार ये तो मतलब अब परंपरा नहीं है, ये परंपरा से हटके रूढ़ी बन गई है, तो उन रूढ़ियों को मैं जितना तोड़ सकता हूँ मैं तोड़ूं। और ये एक मैंने काम किया है कि मैंने हल्दी अपनी नहीं करवाई। और भी उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे बारात आती है तो जाहिर सी बात है कि बारात आती है तो जो दूल्हा है वो घोड़े पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा, घोड़ी पे, हाँ घोड़ी पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और फिर जो उसके आसपास मतलब उसके साथ एक पूरा बैंड चल रहा है, तो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। उसका एक रीजन ये था कि मुझे बहुत दिक्कत होती है जब मैं किसी शादी मतलब कहीं पे कोई शादी हो रही है और दूल्हे की बारात जा रही है, तो मुझे रोड पर बहुत प्रॉब्लम होती है, उस शोर से बहुत प्रॉब्लम होती है और ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी शादी में भी वही प्रॉब्लम दूसरों के लिए क्रिएट करूँ कि आसपास कोई जा रहा है तो वो एकदम ऐसे कान बंद करके जा रहा है, और ट्रैफिक में आपको नहीं मालूम कि कौन किस सिचुएशन में है। अगर मैं ट्रैफिक में हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे मुंह से भी गाली निकल जाएगी कि भाई यार शादी कर रहा है तो इतना क्या कर रहा है, पूरा रोड पे जाम लगा दिया। तो ये मैं नहीं चाहता था। और एक्चुअल में कई बार बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इमरजेंसी भी होती है, आप ट्रैफिक की वजह से वो रुक जाती है, मतलब बारात की वजह से।
तो वो भी मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं एक आराम से चुपचाप गाड़ी में गया, चुपचाप गेट खोला और एकदम सीधा बैंक्वेट हॉल के अंदर। तो ये ऐसा कि बोला भी गया था कि अरे ऐसे कैसे पता चलेगा कि बारात आ गई। मैंने कहा मैं आ गया तो आगे बारात, उसमें क्या है, आपको शोर क्यों करवाना है। और मैं मतलब मेरे वालिद साहब भी नहीं चाहते थे कि ऐसा शोर हो, और मैं भी नहीं चाहता, तो हमने वो नहीं किया। बिल्कुल बैंड हमने बिल्कुल भी नहीं किया, ना मैं घोड़ी पे चढ़ा ना कोई बैंड हुआ। चुपचाप मैं अपने घर से निकला कोट पैंट पहन के, गली के बाहर गाड़ी खड़ी थी, जाके सीधा बैठा और फिर वो सीधा बैंक्वेट हॉल पे रुकी, मैं सीधा उतरा और सीधा एक ये किया। और फिर ऐसा था कि सब कहते हैं कि काला जो रंग है वो अपशगुन होता है। तो मतलब बहुत सारे घरों में शादी में एक भी रंग काला नहीं होगा, इवन आपके मोजे भी काले रंग के नहीं हो सकते। ये होता है कि आप काला तो कुछ भी नहीं पहनेंगे अपने शरीर पे अलग से। और काला टीका लगाएंगे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उसमें, वैसे नहीं करेंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कोट पैंट में। तो मेरा था कि यार कोट पैंट मैं ब्लैक ही पहनना पसंद करूँगा। तो मैंने ये किया कि मैंने शेरवानी नहीं पहनी, मैंने कोट पैंट पहना, नॉर्मल कोट पैंट, कोई फैंसी कोट पैंट नहीं, नॉर्मल कोट पैंट और पूरा ब्लैक, मतलब वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पैंट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें तोड़ी। और फिर जो हमारे फेरे होते हैं, फेरे में जो वचन दिए जाते हैं, वो वचन हमने थोड़े से अपने हिसाब से मोड़ लिए। अच्छा हाँ, कि आप कहीं पर भी जाएंगी तो बता कर जाएंगी। अच्छा, ये वचन, अच्छा ठीक है। ये वचन होता है, पंडित जी लड़की से ये वचन लेते हैं कि आप कहीं भी जाएंगी तो आप अनुमति लेंगे पहले, आप पहले पूछ कर जाएंगे। क्योंकि हमारे उसमें जो फेरे और ये सब कुछ 6-7 तरीके की शादियां विवाह होते हैं, मनुस्मृति में भी लिखे गए हैं 6-7 तरीके के होते हैं। तो ये सारे विवाह होते हैं। तो इन सब विवाह में ये होता है कि लड़की को सौंपा जाता है लड़के को। तो लड़की एक संपत्ति के तौर पर सौंपी जाती है, और जो सौंप रहे हैं तब तक उनकी संपत्ति है, फिर जिनको सौंपा जा रहा है फिर उनकी संपत्ति है। तो जब आप संपत्ति है किसी के, तो आपको हर चीज के लिए अनुमति चाहिए। इवन बोलती भी हमारे धरती की बेटी तो पराया धन है। पराया धन है, मतलब वो है कि फिर मतलब ये था, वहाँ पर सब बैठे हैं, इधर मेरे फादर इन लॉ बैठे हैं आराम से अपने सोफे पे, हम यहाँ बैठे हैं, इस तरफ पापा बैठे हैं सब। और उन्होंने कहा कि आप मतलब वो ऐसा होता है, वो पंडित जी भी मतलब ऐसे बातों बातों में कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये तो शायद पहले भी जानते होंगे कुछ, तो कि ये तो थोड़ा सवाल जवाब होंगे यहाँ पे, तो मैं पहले थोड़ा उसको इस तरह से थोड़ा कैजुअल तरीके से बात करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पूछेंगे ना, आप पूछेंगे? तो मैंने कहा नहीं पूछेंगे। तो सारे बैठे हैं, मतलब इनके घर वाले और वो सब। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बिना ये तो वचन पूरा नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा देखिए सीधी सी बात है कि आप अनुमति लेते हैं स्वामी से, और ये मेरे स्वामी नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। हम दोस्त से सलाह मशवरा करते हैं, हम साथ जा सकते हैं, लेकिन संपत्ति होती है तो आप सलाह वो करते हैं, अनुमति लेते हैं। तो फिर इस चीज को जब ये कहा गया, तो उन्होंने भी ऐसा नहीं वो कि वो बहुत ही नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ, मतलब आपको अपने हिसाब से जैसे इसको मानना है, जैसी आपकी सोच है वैसा आप मान के उसको फिर निभाएं। और हाँ देखो, कहने को हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है मान लेंगे, बहुत लोग कहते हैं, कौन मान रहा है। तो हम एक्चुअली में चाहते थे जो कह रहे हैं वो, पहली बात तो हम फेरे चाहते नहीं थे, लेकिन अब हम कर रहे थे फेरे, तो फिर एटलीस्ट जो कह रहे हैं उसको मानेंगे उस तरह से। तो फिर अब उसको इस तरह से हमने मोल्ड किया कि हम नहीं पूछेंगे, हम सलाह करेंगे। तो वो इस तरह के सवाल, इस तरह फेरे इस तरह के हुए हमारे, और कुछ आधे पौने घंटे में हमारे फेरे हो गए। और एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ हुई और जो हमने करी थी कि हमने अपनी शादी में लोगों को किताबें गिफ्ट करी थी। अच्छा। क्योंकि हम दोनों का ये मानना है कि हम आज यहाँ पर भी बैठे हैं और हम दोनों अभी पति पत्नी है, तो हम किताबों की वजह से मिले, और किताबों की वजह से ही वो पुल बना। मतलब किताबें वो पुल बनी, किताबें वो जरिया बनी कि हम दोनों उस पुल पे खड़े होकर मिल पाए।
तो हम ये चाहते थे कि किताबों का भी एक अहम हिस्सा हो हमारी शादी में। तो हम दोनों ने करीबन 100-120 किताबें खरीदी थी कि हमारे जो भी गेस्ट आएंगे हम उनको ये किताबें गिफ्ट करेंगे। क्योंकि जब मतलब शादियों में जनरली भाजी का डिब्बा दिया जाता है, तो भाजी एक तो आपकी सेहत खराब करती है और एक्चुअल में उसको कोई याद नहीं रखता। ठीक है। मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने किसकी शादी में कौन सी भाजी खाई थी या किसकी भाजी सबसे अच्छी थी, मुझे नहीं याद है। लेकिन मुझे लगता है किताब वो याद रह जाती है। और बहुत बहुत ज्यादा मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि किताबें इस बर्बाद होती दुनिया को बचा सकती हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये हम जब भी एक लव मैरिज होती है, मैं ये मानता हूँ कि लव मैरिज होती है तो ऐसे दुनिया ना थोड़ी सी ऐसे खुशनुमा हो जाती है। एक ऐसे कहीं से तो कोई छोटा सा पौधा हो आता है, फेल्ड भी होती है, बहुत सारी लव मैरिज फेल्ड भी होती है। लेकिन मेरा ये पर्सनल मत है कि जो अरेंज मैरिज होती है और जो लव मैरिज होती है उसमें लव मैरिज में थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो हम ये चाहते थे कि यार ये कनेक्शन नहीं, ये हर तरफ फील हो। क्योंकि हमने भी किताबों से पढ़कर सीखा, किताबों पे हमने बात की। तो हम किताब लेना चाहते थे, तो हमने 100-120 किताबें खरीदी थी और वो हमने अपने गेस्ट्स को दी थी कि आप ये किताब ले जाएं, तो हमें बहुत खुशी हुई। और वो एक्चुअली में लोगों को काफ़ी पसंद आया। नहीं यार, मतलब काफ़ी कमाल की सोच थी। बट आपके लिए ये सब एक दिखावटीपन था, बट सिर्फ आपके से कोई अरमान नहीं थे लाइक कि लहंगा वहंगा एकदम फंक्शंस हो रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है? फोटोग्राफी हुई थी ठीक हमारी, है, ऐसा नहीं है। बट कि डांस कर रहे स्टेज पे जाके उस टाइप की नहीं नहीं, वो सब नहीं किया था कि एक जो होता है ना आप परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंसेस आजकल तो कोरियोग्राफर्स आते हैं सिखाने एंड और नहीं 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 नहीं, वो इतना ठीक ठाक हम नृत्य कला जानते हैं, हम खुद कर लेंगे थोड़ा बहुत। मतलब हमने अपनी शादी में बहुत एंजॉय किया, लेकिन एक परफॉर्मेंस वाला जो होता है वो नहीं किया। क्योंकि वो कभी भी, मतलब मेरी तो ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएं थी नहीं। लहंगे का मुझे दूर दूर तक कोई ज़रा सा भी ऐसा नहीं था कि मुझे लहंगा चाहिए। मुझे हमेशा से साड़ी बहुत पसंद थी। और मतलब मेरे घर में मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत 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 प्रेशराइज किया कि नहीं लहंगा पहनो, साड़ी तो सब पहनेंगे, पता कैसे चलेगा कि ब्राइड हो तुम। मैंने कहा पता चल जाएगा, शादी मेरी तो हो रही है। अगर मैं लहंगा पहनूं या मैं साड़ी पहनूं या मैं जीन्स पैंट में आ जाऊं, शादी तो फिर भी मेरी ही होगी। पता तो चलेगा ही जब मैं स्टेज पर, अब आप वहाँ पर स्टेज पर मुझे खड़ा करेंगे तो पता ही चलेगा मैं ही हूँ ब्राइड। तो मतलब बहुत, मेरी बड़ी बहन तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ हुई थी। इनको भी बहुत मनाया कि शेरवानी पहन लो, बहुत मनाया कि नहीं नहीं हम चलो, लेकर भी गए धोखे से, इनको लेकर भी गए मेरी बहन लेकर भी गई। लेकिन फिर हिम बीइंग हिम नहीं माने, और मैं बहुत खुश हुई कि नहीं माने। फिर आखिर में हमने साड़ी पहनी, हमने लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी। इस चीज़ पर मेरे घर पे कुछ लोगों ने थोड़ा सा थोड़ा कमेंट किया कि अरे लाल रंग क्यों पहना नहीं है आपने, ये पीला क्यों पहना है। मतलब मेरी गोल्डन साड़ी थी जो कांजीवरम होती है। मुझे हमेशा से एक था थोड़ा, मुझे साउथ इंडियन वो लुक बहुत पसंद था। तो उनको लग रहा था कि ये, अब मेरी मम्मी पंजाब साइड की हैं तो उनको लग रहा था ये उस तरह के कुछ पहने वैसी लगे। अब मैं पूरी साउथ इंडियन लग रही थी उसमें, तो वो कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा होगा शायद। होता है ना एक कहीं कहीं उन लोगों की इच्छाएं होती हैं, जो मुझे लगता है इन सब की थी कि हम इसको ऐसे देखें। मेरी इच्छा तो थी नहीं। तो अंत में मैं बहुत खुश थी, और मैं खुश थी तो मुझे देखकर घर वाले सब बहुत खुश थे। तो आज हम तस्वीरें देखते हैं तो बहुत सब हंस रहे हैं। मतलब मनीष, हम खड़े हैं स्टेज पर, मम्मी पापा खड़े हैं, वो मतलब दिल खोलकर हंस रहे हैं ऐसे। मतलब वो जो प्रॉपर जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड कोरियोग्राफ्ड फोटोग्राफी होती है वो नहीं हो रही है। कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, एंड वी आर एंजॉयिंग इट, वी एंजॉयड इट। तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी, और मुझे अच्छी बात है कि नहीं थी, क्योंकि फिर बहुत चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाती। दिमाग में रहता लाल लहंगा पहनना है, एक शेरवानी में आएगा इंसान ढोल नगाड़े बजाता हुआ, और मैं एक परफॉर्मेंस दूंगी जो सब कर रहे हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। कुछ होता नहीं एक्सप्लोर करने को। तो हाँ, बट गुड फॉर यू मनीष, लाइक आपका क्रेडिट कार्ड बच गया। बट इसके सिवा और कुछ फैमिली ड्रामा था लाइक कि मे बी इंटरकास्ट और समथिंग ऐसा कुछ? हमारी इंटरकास्ट है, इंटरकास्ट मैरिज है, ओके। इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन ऐसा फैमिली में कोई भी इशू नहीं हुआ किसी में।
मतलब हमने पूछा भी नहीं एक दूसरे से कि क्या कास्ट। इनकी बड़ी बहन को बहुत वक्त तक पता ही नहीं था कि, और मतलब आप ये देखिए ना, देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो धर्म है आपका बहुत निजी मामला है, बहुत निजी मामला है, और जाति जो है थोपा हुआ चीज़ है, और उसको इतनी महत्ता दे रखी है, इतनी महत्ता दे रखी है, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है किसी की जाति पूछना। अगर आप मुझसे जाति पूछें, चाहे मैं फिर ब्राह्मण हूँ या फिर मैं दलित हूँ, मैं इसका जाके आपके अगेंस्ट FIR दर्ज करा सकती हूँ और हो जाएगी, और आप पर केस भी चलेगा। मगर कर कितने लोग रहे हैं, क्योंकि इतना वही है ना, परंपरा जो रूढ़ी बन गई और वो इतनी कट्टर बन गई कि उस चीज़ का अजीब विकृत रूप ले लिया सब हमारे समाज में, और हम कितने लोग उससे आज तक पीड़ित हैं। थैंक्स टू हिज फादर, उन्होंने जिस तरह से परवरिश की है इन लोगों की, तीनों भाई बहनों की, बहुत मतलब उम्दा परवरिश है इस चीज़ में। और उनकी मम्मी जो होता है ना कि उन्होंने शायद दुनिया उस तरह से नहीं देखी, लेकिन इस चीज़ को समझना कि ये जो इंसान कह रहा है, और फिर अपनी सोच को, घर की सोच को उस हिसाब से ढालना, अपनी सोच उसमें ऐड करना। और मेरे घर में भी इस चीज़ को कभी तूल नहीं दी थी, मतलब तूल इन द सेंस कि हाँ जहाँ पर हमको लगाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, वहाँ बताएंगे। कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बट अब अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कभी ऐसी बातें हुई हैं या इनके घर में बातें हुई हैं। तो वो वाली कास्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आई। रीति रिवाजों की ऐसी कोई, मतलब ऐसा था कि मुझे कभी ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी कि मेरी बहुत परंपरागत तौर पर शादी होनी चाहिए, इस तरह से ये सब होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। मुझे सिंदूर का भी मुझे एक वैसा लगता था, क्या है ये, क्यों करना है ये, एक मुझको ही क्यों करना पड़ रहा है। मुझे एक वो बहुत सॉर्ट ऑफ ऑफेंसिव लगता है सिंदूर, इसलिए कि लड़की को ही इसका पहचान है, ये लड़की की पहचान है ये कि अब ये शादीशुदा है। हाँ, ये ठप्पा है कि अब ये शादीशुदा है। हाँ। तो अब इसको कोई अप्रोच नहीं करेगा। लड़के को अप्रोच अभी भी कर सकते हो आप, लड़का कोई टीका नहीं लगाएगा और लड़का कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करता। लड़का क्या करता है, एक रिंग होती है ना भी पहने तो कोई कुछ कह थोड़ी रहा है। मांग में टीका, ये सिंदूर नहीं है तो फिर आपको बहुत, शुरू में मुझे बोला था, मतलब जैसे जो गांव के रिलेटिव्स थे उन्होंने तो बोला था, तो तब मुझे याद है तब मनीष ने ये चीज़ बोली थी कि अगर नहीं भी लगा रखा है तो है भी, फिर भी तो इसी घर की बहू है, लगाए और ना लगाए उससे स्टेटस नहीं बदल जाएगा। The moment he said it with utter confidence and that strength कि नहीं भाई ये ऐसा ही है, उसके बाद अगला सवाल ही नहीं आया, कोई उनका कमेंट्स ही नहीं आए। तो उस हिसाब से उस तरह का हो गया। उम्र के हिसाब से मतलब मुझे ये मम्मी ने बोला था कि ये तो आप छोटा है आपसे, तो तुझसे तो बहुत छोटा है। तो मैंने कहा देखो आपके और पापा में 5 साल का फ़र्क है, मेरे और मनीष में भी 5 ही साल का फ़र्क है, बस थोड़ा उल्टा है। आप आईने के उधर हो, हम आईने के इधर है वही। तो मैंने इतना ही बोला, वो हंसने लग गई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। फिर जब मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मैच्योरिटी तो है जो एक इंसान में होनी चाहिए, जिससे आप शादी आपकी बेटी से शादी करना चाह रहा है और उसमें वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो ये इनके फादर ने पूछा था, शायद आपकी बहन ने पूछा था इनके घर जब हम गए कि आपका ये जो फ़र्क है, तो शायद मनीष ने कहा था या मुझे याद नहीं आ रहा कि जहाँ पर जिन जगहों पर इनकी समझ कम पड़ जाती है तो हम बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी समझ कम पड़ जाती है तो ये बड़ी हो जाती हैं, तो हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं उस चीज़ में। तो ये चीज़ हम कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे साथ हमारा जो परवरिश हुई है उसका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। इतना रिबेल भी हो पाए हैं तो भी उसका बहुत बड़ा हाथ है। आपको रिबेल होने दिया गया भी है, इतना हमें स्टर्नली कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि शायद नीचे से उठ के आए हैं तो समझते हैं चीज़ों को। आई गेस अगर आप राजस्थान में पैदा हुए होते या फिर हरियाणा में। मेरी दादी राजस्थान की है। तो फिर मे भी प्रॉब्लम हो सकती थी ज़्यादा। मेरी दादी राजस्थान की है, मेरे दादाजी हरियाणा के, तो उनका भी रीजनली डिफरेंट और उनका भी शायद कास्ट का कुछ डिफरेंट रहा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन
ये पीछे से चल रहा था, बहुत पीछे से। और मुझे लगता है ये पीछे से चल रहा होता है और कहीं ना कहीं किसी ने एक कड़ी तोड़ी होती है। तो जब जहाँ से वो कड़ी टूटी है, फिर उसके बाद से नई कड़ियाँ बनने लगती हैं। तो कहीं तो किसी ने तोड़ी होगी, इधर भी कहीं तो तोड़ी होगी। इसके सिवा आप लोग शायद कोर्ट मैरिज करना चाहते थे आपने बोला भी कि तो क्यों नहीं हो पाई वो कोर्ट मैरिज? हाँ, उसमें ऐसा था कि हम तो पहुंच गए थे, कोर्ट पहुंच गए थे। और अच्छा, पहुंच गए थे। हाँ, इनके फादर साहब के एक कोई नोन टू पर्सन थे, वो मतलब जो पेपर वर्क थे वो करवा रहे थे हमसे। तो वो पेपर वर्क करवा रहे थे और फिर वो हमने साइन भी कर दिए, पेपर वर्क हो गया है। फिर उन्होंने लाइक आधार कार्ड मांगा। तो इनके आधार कार्ड में इनके पुराने घर का एड्रेस था, जहाँ पे ये 2 साल पहले रहती थी। ठीक है। शादी के टाइम पे दूसरे घर, मतलब जो इनका पुश्तैनी घर है, वहां पे शिफ्ट हो गए थे। तो एड्रेस चेंज था। तो उन्होंने बोला कि ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एड्रेस तो आपको पुराने घर का क्योंकि वेरिफिकेशन करने के लिए कोई है नहीं वहाँ पे। अच्छा, ओके। तो हम तो वहाँ से शिफ्ट हो गए। कोई अगर होता कि मम्मी पापा रह रहे होते तो हो जाता, ठीक है। लेकिन वो घर ही ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट करने के बाद फिर आई थिंक कुछ एक वेटिंग कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो फिर ये हुआ कि हम फिर अपना आधार कार्ड का करवा लेते हैं। आधार कार्ड का करवाने पहुंचे तो उसमें था कि 30 दिन के बाद आपका रिन्यू होगा। फिर जब रिन्यू होगा फिर आप अप्लाई करेंगे। उसके 30 या 60 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 30 या 60 दिन बाद आपको डेट मिलती है। तो ये 3 से 4 महीने का गैप बन रहा था बीच में। ये एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी। जो हम मार्च में शादी करना चाहते थे, वो फिर 3-4 महीना फिर वो लाइक गर्मी आ जाती प्रॉपर, और हम गर्मियों में शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम दोनों को ही गर्मियाँ कुछ खास और मतलब वहां पर ऐसा था कि वहां पर हमने वक्त नहीं दिया। वहां पर हम, क्योंकि पहले अपने रिश्ते को बहुत वक्त और ठहराव दे चुके थे। और फिर उसका मतलब था कि हमारी शादी 7-8 महीने पोस्टपोन होती। और हम दोनों चाहते थे कि यार नहीं, अब हम जल्द से जल्द शादी कर लें और साथ रहना शुरू करें, क्योंकि काफी लंबा वक्त, क्योंकि फैसला ले चुके थे ना। पहले पशुपेश में थे, अंत में फैसला ले लिया है। तो जब अब लग रहा है अब ले लिया है ना, अब तो ठीक है। और फिर ऐसा भी था कि कोर्ट मैरिज के लिए हम दोनों तो मतलब बहुत ज्यादा तैयार थे, पर हमारी फैमिलीज में थोड़ा था कि यार पहली शादी, तो मतलब इनके यहाँ मेरी पहली शादी थी मेरे घर में। पहली शादी, तो इनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा नहीं, पर उनका मन था कि यार एक जो ट्रेडिशनल तरीके से शादी होती है वैसे हो जाए। क्योंकि कोर्ट मैरिज, जब भी आप ये बात करते हैं ना कि यार इनकी कोर्ट मैरिज हुई है, तो एक सीधा सा एक पर्सपेक्टिव बनता है दिमाग में कि यार ये इनके पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है, सही बात है। तभी कोर्ट मैरिज हुई है। तो वो भी बचना चाहते थे ऐसी एक कोई ऐसे रूमर से। और उनका बहुत मन था कि आप पहले घर की पहली शादी तो तरीके से हो, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चले, और फंक्शन हो कुछ थोड़े बहुत लगे घर में कि शादी का माहौल है। तो जब ये अड़चन आई कि यार 3-4 महीने लगेंगे, तो हमने सोचा कि यार हम 3-4 महीने वेट कर रहे हैं, और अगर हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो 3-4 महीने वेट कर रहे हैं, और पेरेंट्स को भी, मतलब पेरेंट्स की भी जो मन मर्जी है वो उनको नहीं करने दे रहे, और बहुत सारी मन मर्जी हम अपनी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार कुछ उनको भी करने देते हैं और हम शिफ्ट हो जाते हैं घर। और सबसे बड़ी बात थी ना कि शादी पे भी हमको ये नहीं कहा गया था कि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उनका था कि आप शादी कर लो, और जो चीजें आप नहीं करना चाहते हो आप मत करो। जैसे वही मैं बैंड के साथ नहीं आया, मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ा, तो ये सब कपड़े अपने अपने मर्जी से पहने, मतलब हमने तो अंगूठियां भी एक्सचेंज नहीं की। हमने अंगूठी एक्सचेंज नहीं करी। एंड शादी के बाद तो वैसे भी रजिस्टर्ड हो जाती मैरिज। वो रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज और थी। अब मेरी जो बड़ी बहन है वो वकील है, तो क्योंकि अब वो तो इन चीज़ों में देखती रहती है और वो मैट्रिमोनियल केसेस भी करती हैं, तो उसने मुझे ये बोला कि यार देखो तुम ये सब कर तो रहे हो, लेकिन मैं एक अपने जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसके लेंस से अगर देखूं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसके अमेंडमेंट का पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए बनाया गया है। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जितनी समझ मेरी है, जितना मैंने पढ़ा है, इंटर रिलीजन जो मैरिजेस होती हैं, तो अलग धर्मों की शादी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। अगर
क्योंकि हम दोनों हिंदू हैं। अगर हम दोनों में से कोई एक हिंदू ना होता तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हमारी आराम से होती, कोई दिक्कत नहीं थी। वो मुझे ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी में दिक्कत आ सकती है आगे चल के वैलिडिटी की। हम नहीं समझ रहे इस चीज़ को, लेकिन फिर क्योंकि ये आधार वाली बात हो गई और वक्त का लगता, तो हमने कहा कि अब और वक्त नहीं, हम ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं। हमारी शादी हुई मार्च में और मेरे ख्याल से मई में पिछले साल 2024 में ये अमेंडमेंट आया कि जो हिंदू धर्म के दो लोग शादी करते हैं, अगर वो हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी नहीं करते तो उनकी शादी मान्य नहीं है, क्योंकि अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज इज अ सेक्रेमेंट। ठीक है। एक संस्कार है, वो संस्कार है, तो आपको उसके कुछ रिवाज आपको करने हैं, जैसे सप्तपदी हो गया, या फिर आपने मांग भरी है, या मंगलसूत्र पहनाया है, ये चीज़ें आप ये नहीं करते हैं तो आपकी शादी मान्य नहीं है। तो जब कोई चीज़ मान्य नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप? तो जितने भी लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोर्ट मैरिज नहीं करते हैं। ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है ना हमारे, मतलब आप इंटरनेट पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, तो आप डालेंगे कोर्ट मैरिज, हिंदू कोर्ट मैरिज, तो उसमें आएंगे बहुत सारे रिजल्ट्स, लेकिन सब में रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन किसी चीज़ का होता है जो हो रहा है या होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आपने ये सारे रिवाज किए हैं। तो अगर हमने वो सब किया होता तो हमारी शादी मान्य नहीं होती। ठीक है। तो क्योंकि वो अमेंडमेंट आ गया तो फिर मेरी बहन ने मुझे भेजा कि ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा चलो एक हम चीज़ से बच गए, क्योंकि ये अब लॉ के आगे आप क्या करेंगे, या तो आप उससे लड़ें, लेकिन क्योंकि आप उस धर्म के हैं और आप उस धर्म का अपने आप को मानते भी हैं तो हिंदू, यू आर बॉर्न हिंदू। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको शादी करनी है। शादी तो है ही सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। अगर आप सोसाइटी को नहीं मानते तो आप शादी ना करें। हम सोसाइटी के का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, मैं मानती हूँ और मुझे लगता है मनीष मानते हैं। इस समाज के अंदर रहकर ही इस समाज का आप सुधार या भला करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर जब तक हैं तभी कर पाएंगे। अगर आप उससे ही आपको निष्कासित कर दिया जाएगा तो कैसे करेंगे? या तो आपको इतना अपने साथ एक जत्था इकट्ठा करें, और धर्म के अगेंस्ट जाने के लिए कोई एक बहुत सॉलिड वजह भी होनी चाहिए। तो एक ये वजह थी कि हमारे कोर्ट मैरिज इस वजह से नहीं हो पाई। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हमारा वैलिड नहीं होता, तो क्योंकि हम दोनों ही हिंदू हैं। या तो हम अपना धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, हम बुद्धिस्ट बन जाते हैं, मनीष मोहम्मद बन जाते हैं, मोहम्मद मनीष मोइनुद्दीन खान। But finally you guys got married and we are sitting here. But शादी के बाद कुछ बदला लाइफ में? लाइक पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनली वन यूज्ड टू बी होम मेकर, कि एक कोई घर पे काम कर रहा है, एक बाहर जाके कोई कुछ काम कर रहा है। तो आपकी शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? लाइक यू बोथ हैव डिफरेंट वर्क लाइफ्स। लगता है कि जो सिर्फ ये हमारी वजह से नहीं है, जो बहुत लंबे वक्त से जो इस दुनिया की औरतों ने इतना ज़्यादा ये जो फेमिनिज्म की जो लहर को वो किया, उसका एक बहुत बड़ा हमको बेनिफिट मिला है इस तौर पे कि पहले होता था कि उनको हाउसवाइफ कहा जाता था और एक आपकी वर्क वाइफ भी होती थी। ये कॉन्सेप्ट मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट है, ये मर्दों का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, हाउसवाइफ वर्क वाइफ। हाउसवाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग वुमन। अ वर्किंग वुमन इज़ one that contributes to the economy in a way that there is an exchange of products and services in money form. There is money involved. If the money is not involved, you are not working. Feminism changed that. It is still changing that. It is still changing that. आज की तारीख में मेरे घर में भी अगर मैं कहूँ कि मेरा घर बहुत चीज़ों में रिबेल्स को का साथ देता है, अपने बेटियों का भी साथ देता है, तो भी अगर मेरे घर में मेरी मम्मी अगर बाहर जाकर जॉब नहीं करी है उन्होंने, और मेरे घर में कोई किसी और दूसरी बहू होंगी या कोई और होंगी उन्होंने की है, तो उनका थोड़ा सा वज़न तराजू में ज़्यादा है, यहाँ भी है। ये वक्त लगेगा। और जो आप कह रहे हो कि शादी के बाद वो होम मेकर और वो वाली चीज़, हमको उस चीज़ में फ़र्क पता नहीं चला, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो होम मेकर in a lot of things. He is a homemaker, honestly. And we are like
50-50% नहीं है, कभी मैं 30% होम मेकर हूँ, कभी ये 70% है और कभी 60-40 चलता है, ये रेशो बदलती रहती है। अगर कभी Situation के मनीष साथ। को क्रांति की वजह से निकाल दिया जाता सरकारी नौकरी से, फिर मेरी they are नौकरी totally है। okay with that? Because- क्योंकि मेरी नौकरी है, इसलिए है। आई विल बी ओके विद दैट। Okay. I will be okay otherwise also, लेकिन I'll be comfortably okay with that because I will also have monetary क्या कहेंगे, मेरी अपनी एक नौकरी होगी जिससे मैं पैसा कमा रही हूँ, क्योंकि पैसा तो ज़रूरी है ही, हम बार्टर सिस्टम में तो है नहीं अब, वो होता तो बहुत चीज़ें कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम इस इकोनॉमी में हैं और पैसा कमाना है, क्योंकि सामान खरीदना है और जीना है, तो अगर एक क्रांति के चक्कर में जेल में बैठे हैं तो घर भी तो चलेगा, तो हमारे पास नौकरी है। ये दिक्कत थोड़ी सी कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे, खुशी से करेंगे, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट ज़्यादा आएगा, तो ये एक। अच्छा मनीष, आपको शर्म आएगी काम करने में घर पे? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को सीखना पड़ेगा बहुत सारे काम। कपड़े दो आज बर्तन नहीं, वो मैं अभी भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, बस ये है कि थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और मेरी लाइफ में जो एक बड़ा चेंज आया, मुझे पता चला कि स्किन केयर रूटीन भी कुछ होता है। ये तो हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं था। हम लोग तो ऐसे मिट्टी में कंचे खेल के आ रहे हैं घर, फिर वहीं से ऐसे ही हाथ धो के बस खाना खा रहे हैं और खाना खा के फिर सो जा रहे हैं। बचपन में, अभी बड़े होने तक हम यही कर रहे हैं, रात को खाना खा के सो जा रहे हैं। खाना खाने के बाद हमें पता है काम करना है, थोड़ा बहुत लैपटॉप का पढ़ना, फिर सो जाना है। स्किन केयर रूटीन क्या होता है? स्किन केयर छोड़ दीजिए, मुंह भी नहीं धोना है। ये क्या होता है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला, मतलब शादी के बाद पता चला। और ये भी पता चला कि पैर धोकर सोने जाना होता है, मतलब मुझे नहीं पता था। टू बी फ्रैंक, कि पैर धोने पड़ते हैं सोने से पहले आपको पैर धोने चाहिए, तो ये शादी के बाद। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट दिमाग में है। कैन वी हैव अ क्विक डिबेट बिटवीन सरकारी जॉब एंड कॉर्पोरेट जॉब कि विच वन इज बेटर? अगर आप डिपेंड कर पाओ एक दूसरे को तो यार ऐसा है कि सरकारी जॉब में एक जो श्योरिटी होती है, कि वो मुझे बहुत मतलब लगता है कि आप ऐसे श्योरिटी है तो आपके पास एक खुला हाथ होता है कि आप और भी चीज़ों की तरफ ऐसे जा सकते हैं। आप श्योर हो कि आपको 30 तारीख को सैलरी आपकी आ जाएगी, ठीक है, और आपको इतने घंटे ही काम करना है, इससे ऊपर आप नहीं करोगे। तो ये मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट का थोड़ा सा है कि अगर आप या तो आप उस पोजीशन पर हो कि अगर आपने कह दिया कि यार मैं नहीं देखूंगी 6 बजे के बाद मेल, तो आप नहीं देख रहे हो, पर इसके लिए आपको कॉर्पोरेट में बहुत मुझे लगता है अच्छी पोजीशन पर जाना पड़ेगा आपको। सही बात है। ये जो एक गवर्नमेंट सेक्टर में श्योरिटी है, वो मतलब मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। सबसे मुझे लगता है कि सबसे पहला और सबसे मजबूत आर्गुमेंट ही यही है, सिक्योरिटी है सबसे मजबूत आर्गुमेंट, जो जिससे आप जीत जाओगे, वो आर्गुमेंट ही है। सिक्योरिटी तो भी और हुई है ना कि अभी तो रॉयल्टी से भी पैसे आने लगेंगे। तो मतलब बाय द वे बुक मतलब कैसे हुई, लाइक बुक पब्लिकेशन का आइडिया आया कैसे? ये आइडिया ऐसा था कि हिंदी पंक्तियां के जो फाउंडर हैं दीपक जोरवाल, दीपक शंकर जोरवाल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था एक दिन। मतलब हम बहुत लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे, पर ऐसे कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक दिन कॉल किया मुझे कि यार मनीष, हम चाह रहे हैं कि हमने एक अभी पब्लिकेशन शुरू किया है और हम चाह रहे हैं कि आप कोई किताब लिख दें, मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आपकी किताब हम छापें। और उस वक्त मैं एक किताब लिखना चाह रहा था, जो मैं हमेशा से लिखना चाहता हूँ अभी भी, कि मैं एक ऐसे एक किताब लिखना चाहता हूँ अपनी लाइफ पर। मतलब आत्मकथा तो बहुत बड़ा शब्द है उसके लिए, अपनी लाइफ का एक हिस्सा मैं उस एक किताब में दर्ज करना चाहता हूँ कि 10th क्लास के बाद से अभी तक टिल 30 तक जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, वो मैं एक किताब में दर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं उस वक्त उस किताब को लिख भी रहा था इवन। तो मैंने दीपक को कहा कि यार ठीक है, मैं आपको देता हूँ, अगर आपने अब बोल दिया है। ऐसा मेरा कोई मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कभी किसी पब्लिशर का फ़ोन आ जाएगा मेरे पास। मैंने सोचा था कि मैं पहले लिख लूँगा, फिर मैं पब्लिशर को फ़ोन करूँगा या मैं चक्कर लगाऊँगा,
पर दीपक का फ़ोन आया तब मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव हुए कि वो किताब एकदम ऐसे ठप हो गई, मतलब लिखना नहीं हुआ मेरा फिर। और उस किताब के बारे में वैसे नहीं मतलब वो मुझे लगता है मैं बहुत शांत रह पाऊँगा तभी लिख पाऊँगा, तो वो नहीं लिखी मैंने। और फिर शादी हो गई, और अब 6 महीने का गैप आ चुका है। दीपक ने मुझे जब फ़ोन किया था और अब जब शादी हो चुकी है, तो फिर दीपक का फ़ोन आया कि यार किताब की बात हुई थी, आपने कुछ किया क्या? मैंने कहा यार सॉरी, मैं तो वो किताब लिख ही नहीं पाया जो मैंने आपको जिसका वादा किया था, लेकिन मेरे पास लेटर्स हैं। मैंने पता नहीं क्यों ही बोल दिया, मतलब क्योंकि वो लेटर्स जब हम लिख रहे थे तो मैंने कभी इसमें तो लिखा ही नहीं था कि ये कभी भी छपेंगे। पर हाँ, वो लेटर्स मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता था। मैंने कुछ लेटर्स मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता था, और उस पर लोग बहुत खुश होते थे कि यार ये जो खत लिखने का एक कल्चर है ये अभी भी ज़िंदा है, लोग बहुत खुश होते थे। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास कुछ लेटर्स हैं हम दोनों के, तो वो अगर आप देख लें, आप छाप सकते हैं। तो और दीपक बहुत खुश हुए इस बात से कि यार ये तो बहुत एक अच्छा, हाँ बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है और वाकई इसमें कोई मिलावट नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप दे दीजिए हमें, हम देखते हैं क्या बनता है। तो फिर अब हमने खत लिखे भी वो एक दूसरे को ईमेल आईडी पे है, क्योंकि नंबर तो थे नहीं तो हम ईमेल पे लिखते थे। नंबर पे लिखते तो शायद वो खो भी जाते, ईमेल पे वो सेफ थे और बढ़िया एकदम एक जगह थे सारे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ ईमेल से कॉपी किया, एक वर्ड फाइल बनाई, उसमें पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, और एक फ़ाइल बना के हमने दीपक जोरवाल को भेज दी, दीपक शंकर जोरवाल जी को भेजी। और मैंने उन्हें भेजी और उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम इस पे काम करते हैं। और फिर मुझे लगता है कि मैंने अपनी किताब का वो जो भी कंटेंट था वो भेजा, और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर वो किताब की शक्ल में वो सब हमारे सामने मौजूद था। बेस्ट सेलर भी हो चुकी है, मैंने सुना है कि आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। मैं 2-3 दिन से वो सुन रहा हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो बेस्ट सेलर हो गई, क्योंकि अब कुछ लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोगों ने पढ़ी वो किताब, और अभी तक वो मैसेज आते हैं कि भैया हमने ये किताब पढ़ी और हम इसको आगे भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग ऐसे आगे उस किताब को बढ़ा रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि यार ये अपने जैसे ही है यार। और इंस्टाग्राम पे लोगों ने एक्चुअल में जर्नी देखी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था और बहुत ही ज़्यादा ऐसे आत्महत्या वाले थॉट्स आते थे, और मैं एक्चुअल में लिखता भी वैसे ही था, उदासी भरा लिख रहा हूँ, आत्महत्या वाले थॉट्स लिख रहा हूँ। तो और उसके बाद शादी हो गई, वो खुशनुमा पल मैं जी रहा हूँ, तो वो भी मैंने बांटे। मतलब मेरा मानना है कि जब मैंने अपने उदासी के दिन दिखाए हैं आपको, तो खुशी के दिन पर भी आपका हक है। लोगों ने वो जर्नी देखी है तो वो बहुत खुश होते हैं इस बात से, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि यार अच्छा लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, और उन सब लोगों की बदौलत ही ये किताब मुझे लगता है कि बेस्ट सेलर हो पाई है। बहुत ईमानदार किताब है, हमने इसमें एडिटिंग भी नहीं की। मतलब इसमें क्योंकि होता है ना ऑटो करेक्ट जो होता है, आप ईमेल लिखते हैं तो वो थोड़ा ऑटो करेक्ट वाला होता है, उसमें कुछ का कुछ आता है। हम नुक्ते के बड़े पक्का अपने आप को मानते हैं, लेकिन लिफाफा में कई जगह नुक्ते नहीं है, वक्त में नुक्ता नहीं है, कई जगह नुक्ते में नुक्ता नहीं है। कहीं मतलब होगा, किसी मैंने देखे हैं, होगा कोई पढ़ेगा ना तसल्ली से तो उसमें मिलेंगे, तो हमने उसको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। तो होता है ना कई चीजें जो जैसी थी वैसी की वैसी आ गई, तो उसमें ईमानदारी इतनी थी, तो वो सच्चा, बिल्कुल सच्चा, तो कहीं ना कहीं लोगों को हिट कर जाती है शायद कोई चीजें। आई गेस वो काफी होप भी देती है जिनके पास प्रेम नहीं होता जीवन में। वो सोचते हैं कि हमें भी किस दिन कोई लेटर आए या फिर ऐसा कुछ हाँ, हो। और मतलब ये भी होता है ना कि आजकल खत बहुत कम हो गए हैं। हाँ। लिखते हैं लोग, कम लिखते हैं, और एक लंबे वक्त तक 3-4 साल का स्कैरसिटी होती है, उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा, अहमियत भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो है। कभी आपने सोचा अगर मतलब मे बी फुल टाइम कभी ऑथर बनना हो लाइफ में, क्योंकि एक किताब तो बिक चुकी है। नहीं यार ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि दरअसल मुझे अपनी नौकरी से बहुत मोहब्बत है। मैं मतलब टीचर हूँ और सरकारी टीचर हूँ। सरकारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए ये बात बताता हूँ कि मैं सरकारी टीचर हूँ, जिससे लोग सवाल कर सकें मुझसे कि स्कूलों में और क्या ज़रूरत है अभी सरकारी स्कूलों में, और उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। बता सकें कि हम सरकारी टीचर हैं, लोग छुपाते हैं। बातें हैं। तो मुझे अपना काम बहुत पसंद है और मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उसी फील्ड में रहूँ। मैं ये तो मैं चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप प्रोफेसर बन गए तो भी आप एक बड़ा चंक है जिसको आप थोड़ा सा बदल सकते हैं। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा मैं देखूँ तो मतलब मैं एक ऐसी फील्ड में रहना चाहूँगा हमेशा से जहाँ पे मतलब मेरा ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट है, जहाँ पे मैं उनको कुछ सिखा सकता हूँ या जहाँ पे मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ, ऐसा। और जब मैं ऑथर बन जाऊँगा तब भी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो जो पर्सनल टच है ना वो नहीं आ सकता। मतलब मैं हर एक उससे अपने पाठक से तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं अपने हर एक स्टूडेंट से मिल सकता हूँ। मतलब फिजिकली मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं ऑनलाइन कहीं पढ़ाता नहीं हूँ, फिजिकली मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर एक स्टूडेंट से अपने मिल सकता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि कोई आदमी मुझसे बात कर रहा है उससे ज़्यादा कि वो सिर्फ मेरी किताब पढ़ रहा है। तो मैं उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानूंगा जो आदमी मुझसे बात कर रहा है। स्टिल आप उस किताब पे काम कर रहे हो जो आपने बताया था? नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे सालों से वो किताब लिखना चाह रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पीएचडी पहले कर लूँ, उसके बाद मैं वो किताब लिखूँ। पीएचडी के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे। अच्छा, ऑन द एंडिंग नोट, अगर इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड यू कैन चेंज समथिंग अबाउट योर जर्नी, तो कुछ करना चाहोगे ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कुछ कि मैं चेंज करना चाहूँगा। पर मुझे अभी भी एक लगता है कि हमें शायद मतलब मुझे एक बात थोड़ी सी लगती है कि हमें शायद कोर्ट मैरिज ही करनी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि शादी हुई पर मतलब जो एक ट्रेडिशनल तरीके से होती है वैसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अगर कोर्ट मैरिज करते तो वो थोड़ा, मुझे लगता कि वो मतलब एक ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरे लिए कि वो शादी थोड़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड और एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के मैं पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप चलिए आप मतलब आप कह रहे हैं कि आप बारात लेकर नहीं आए, आपने बैंड नहीं किया, आप घोड़ी पर नहीं चढ़े, आपने अपने मनपसंद के कपड़े पहने, लेकिन और चीज़ें भी तो आपने करी, जैसे जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ थोड़ी सी रकम कोई दे देता है तो हमने वो ली, मैं वो नहीं चाहता था, हमने वो रकम ली और हमने एक दूसरे के घर वालों को थोड़े बहुत कपड़े दिए, जो कपड़ों का एक्सचेंज होता है, वो मैं मतलब नहीं चाहता था, पर वो हमने सोसाइटी के दबाव में आकर ही किया। मेरे को इस बात मानने में कोई झिझक नहीं है, सोसाइटी के दबाव में आकर ही किया है वो, और यही सब चीज़ें मैं नहीं चाहता था। तो एक जो मुझे लगता है कि वो मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो ये मैं चेंज करना चाहूँगा कि अगर हमारी शादी हो तो वो कोर्ट मारे। ओके, सो आई गेस काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी, एंड आई गेस देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, क्योंकि देखिए हम वाकई, मैं अभी मानता हूँ कि हम कुछ भी नहीं है हमें, क्योंकि दरअसल हम वाकई कुछ है नहीं अभी, लेकिन लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने किताब बेस्ट सेलर बनाई और फिर लोग कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा हुआ, और कुछ ख़राब होता है या कोई उदास होता है तो भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार लोग हमें पढ़ते हैं, हमें याद करते हैं, हमें देखते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें बुलाते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम आपस में कभी बात नहीं करते, वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने आपस में बात कर ली है। हम ये पॉडकास्ट बार बार देखेंगे कि
कि यार ऐसा, अच्छा सिर्फ ऐसा सोचती है मेरे बारे में, मुझे तो नहीं पता था। क्योंकि होता है कई बार कि आपको एक तीसरा शख्स चाहिए जो बहुत सही सवाल पूछे आपसे, क्योंकि हर मैं पहले पेज पर ही लिखा है कि सही जवाब के साथ सही सवाल पूछने वालों की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। मैंने अच्छा सवाल पूछे। तो आपकी अहमियत हमेशा बनी रहेगी। तो आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत शुक्रिया।